एनम के पैकेज से चालू करके 55 लाख पर एनम तक आप पहुंचे आप। मुझे अपने आप को प्रूव करना था, मुझे अपनी वर्थ दिखानी थी, मुझे बहुत जल्दी ग्रो होना था, एम्बिशियस थी। अभी भी मेरा पोर्टफोलियो 1 करोड़ रुपए के आसपास होगा। कुड नेवर थिंक कि मेरे सामने टेररिस्ट अटैक कभी हो सकता है और वहाँ पे लपटें उठ रही हैं, आग की गोलियां चल रही हैं, हमें समझ नहीं आ रहा हम क्या कर रहे हैं। BMW कैश देख ले ली, कितने की कैश ली? इट वाज अबाउट कि क्योंकि जब एक बीवी पति को फोन करती है तो पति क्या कहता है, मैं बिजी हूँ, बाद में बात करूंगा। शायद औरतें भी अमीर होती, उनकी भी केस स्टडीज आप सुन रहे होते हर जगह, हर दूसरे दिन आपको भी दिखता है कि इस कंपनी के फाउंडर जो वुमेन है उनको ये इन्वेस्टमेंट मिल रही है, उनको वो इन्वेस्टमेंट मिल रही है। थोड़े दिन पहले एक इंसिडेंट हुआ कोलकाता में, एक डॉक्टर के साथ रेप हो गया वहाँ पे। बट मेरे को लगता है जैसे आपने स्टार्टिंग ऑफ द जर्नी में आपने बताया कि एक वुमेन के लिए हमेशा चैलेंज होता है। थोड़ा बहुत छेड़ा, हाथ लगाया तो मैंने भी उसको खींच के वापस थप्पड़ दिया है। थोड़ा क्रेजी आपको होना पड़ेगा अगर आपको कुछ अचीव करना है। बच्चे थे और वो सारे बच्चे जल के उनकी मृत्यु हो गई थी। मुझे तो समझ ही नहीं आया कि मैं पूछूं कैसे, मेरे खुद आंसू निकल गए थे वहाँ पे। तो एक एक मिलता था कैमरा के आगे हाथ। मैं तो अब पूरी कंपनी चलाती हूँ जो कंटेंट क्रिएशन करती है इन्फ्लुएंसर्स के लिए और उनकी पूरी यूट्यूब जर्नी संभालती है। हम सब बहुत मेहनत करते हैं सिर्फ एक चीज के लिए कि हम कैसे अच्छी लाइफ जी के अमीर बन पाए। आज के हमारे सोसाइटी में वुमेन बहुत चैलेंजेस फेस करते हैं, चाहे वो घर संभालने के लिए हो जाए, चाहे वो ऑफिस में काम करना हो जाए, चाहे वो बिजनेस करना हो जाए। हर फील्ड में कुछ ना कुछ उनको ऐसा चैलेंज आता है जो सक्सेस शायद मेन को 2 साल में मिल सकता है, वही सक्सेस उनको सेम पाने के लिए 4 साल लग जाएगा बिकॉज उनके चैलेंजेस की वजह से। आज का ये वीडियो बहुत स्पेशल है जहां पे समृति ग्रोवर ने अपनी पूरी जर्नी को बताते हुए ये समझाया कि कैसे उन्होंने अपनी नेसेसिटी को ध्यान में रखते हुए अपने शौक तक पूरे किए और 35 साल के कम उम्र के अंदर अंदर इन्होंने अपनी खुद की BMW ली विदाउट एनी लोन। पूरा का पूरा इंडिपेंडेंट बन पाए, कैसे अपने जॉब में 2 लाख पर एनम से लेके 55 लाख पर एनम तक पहुंच पाए। और वो भी बेस्ट पार्ट ये है कि किसी पे डिपेंडेंट होके नहीं, इंडिपेंडेंट होके। ये पॉडकास्ट आपको बहुत नॉलेज देगा। सुनिए, नोट्स बनाइए और इम्प्लीमेंट कीजिए। समृति मैम, आपने 2 लाख पर एनम के पैकेज से चालू करके 55 लाख पर एनम तक आप पहुंचे। आपने वन ऑफ दी बिजीएस्ट और वन ऑफ दी डिफिकल्ट इंडस्ट्री मीडिया कंपनी में आपने काम किया एज अ वुमेन। आपने उसमें बहुत बड़ा ग्रोथ लिया। 35 के कम एज में आपने अपनी ड्रीम कार BMW तक खरीदा। मतलब बहुत लोग को लगता है BMW खरीदना आज के डेट में सिर्फ बिजनेसमैन लोगों का काम है या सिर्फ धंधे वाले लोग खरीद सकते हैं। आपने जॉब में वो सक्सेस पाया जो बहुत लोग नहीं पा पाते बिजनेस में भी। आपने वन ऑफ द टॉप कंटेंट क्रिएटर्स के साथ काम किया, रणवीर अलाबातिया, राज शमानी, अरविंद अरोरा, वन ऑफ द टॉप स्पिरिचुअल गुरुज जो भारत देश के हैं, उनके साथ आपने काम किया। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि इंडिया में अमीर बनना एक वुमेन के लिए कितना ईजी या डिफिकल्ट रहा है और आपकी जर्नी में कैसा आपने ये चीज़ नोटिस किया? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। शायद उतना ही डिफ़िकल्ट है जितना आपके AI और डेटा एनालिटिक्स को कोर्स को एक दिन में करके 15 लाख का पैकेज कर लेना। तो पॉइंट ये है कि डिफ़िकल्ट इसलिए है क्योंकि अपॉर्चुनिटी उतनी नहीं मिलती और डिफ़िकल्ट इसलिए है क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ों के साथ फाइट करना पड़ता है। अगर ये सब चीज़ें ना हो जो फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली आदमियों के पास नहीं है, उनके पास थोड़ा इजी एक्सेस है, तो शायद औरतें भी अमीर होती, उनकी भी केस स्टडीज आप सुन रहे होते हर जगह, हर दूसरे दिन आपको भी दिखता है कि इस कंपनी के फाउंडर जो वुमेन है उनको ये इन्वेस्टमेंट मिल रही है, उनको वो इन्वेस्टमेंट मिल रही है। इट्स जस्ट दैट कि चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं और चैलेंजेस उनको दोनों साइड पर्सनल एंड प्रोफेशनल हैंडल करने पड़ते हैं, जो आई थिंक थोड़ा सा मेन के लिए इजी पड़ता है। एंड आई ट्रूली बिलीव दैट चाहे लोग कुछ भी कह दे पर सच्चाई यही है। तो यही चैलेंज होता है कि क्यों औरतें अमीर नहीं बन पाती हैं या उनके क्यों इतने किस्से आपको सुनने को नहीं मिलते हैं। नहीं मिलते। और दूसरी बात जो आपने बोला, मीडिया इंडस्ट्री में आपने काम किया, कितना चैलेंजिंग था। देखो, चैलेंजिंग यहाँ पे उतना ही था जैसे मैंने आपको बताया जितना किसी के लिए भी होता है। मुझे अपने आप को प्रूव करना था, मुझे अपनी वर्थ दिखानी थी, मुझे बहुत जल्दी ग्रो होना था, एम्बिशियस थी, मुझे अपने बॉस की आंखों में चमकना था, मुझे अपना सैलरी पैकेज बढ़ाना था और मुझे डेफिनेटली क्योंकि मीडिया में थी हमारे को, एंड आई वाज अ रिपोर्टर, तो कैमरा के आगे हम आते थे और एक मिलता था कैमरा के आगे आके, तो मुझे ऐसी कोई
ऐसी स्टोरी भी, ब्रेकिंग न्यूज़ टाइप भी कवर करनी थी अपनी करियर में बहुत जल्दी, जो मुझे थोड़ा सा वो एक कहते हैं ना, एक फिलिप दे दे मुझे, ग्रोथ फटाफट से ग्रोथ चार्ट दो, तो ये सारी चीज़ें मुझे करनी थी। और ये सारी चीज़ें टफ भी थी, क्योंकि एज एन इंडस्ट्री मीडिया बहुत डिमांडिंग है, आपका बहुत टाइम लेती है, आपको ऑड आवर्स में काम करवाती है, आपसे मेहनत बहुत कर, नॉट दैट दूसरी इंडस्ट्रीज़ में नहीं होती, बट दूसरी इंडस्ट्रीज़ में एक आपको एक आइडिया, एक सैनिटी है, बट मीडिया में वो नहीं है। और जो लोग कॉर्पोरेट में हैं वो कह सकते हैं कि हमारे भी बड़े ऑड आवर्स होते हैं, हमें भी कभी बुला लिया जाता है, पर उस तरीके का नहीं होता जैसे मीडिया इंडस्ट्री में काम होता है। एंड जब हमारी ब्रेकिंग न्यूज़ होती है तो हम शायद 2-2 दिन घर नहीं जाते, तो इट इज़ क्वाइट अ चैलेंजिंग टास्क। तो जब आप वो तभी कर सकते हो इफ़ यू हैव लव फॉर द क्राफ्ट, आपको अपनी जॉब पसंद है, आप जो काम कर रहे हो आपको वो बहुत पसंद है, और सेकेंडली आप में वो पैशन है कि यार मुझे इसमें तो करना ही है, तो चाहे अब मेरे को इतना घंटे लगे या इतने घंटे लगे, आई डोंट केयर। और फिर आपको थोड़ा सा ना वहाँ कठोर होना पड़ता है कि यार मम्मी बुला रही हैं, फ़ोन आ रहे हैं, ये और ये छोड़ना पड़ेगा, ये कठोर आपको थोड़ा बनना पड़ेगा कि क्योंकि जब एक बीवी पति को फ़ोन करती है तो पति क्या कहता है, मैं बिजी हूँ, बाद में बात करूँगा। पर जब एक पति बीवी को फ़ोन करता है तो बीवी फट उठा के उससे बात करती है, बोल नहीं पाती मैं बिजी हूँ, हाँ बोलो कैसे, क्या, अच्छा अभी थोड़ी देर में आती हूँ, जस्टिफिकेशंस दे रही होती है। तो ये चीज़ बदलनी होगी अगर आपको ऐसी चैलेंजिंग इंडस्ट्री में जाना है या किसी भी इंडस्ट्री में जाना है, पर आपको अगर ग्रो करना है तो ये चीज़ बदलनी पड़ेगी। करेक्ट मैम, आपके फर्स्ट जॉब पे क्या चैलेंज थी? मतलब मैं थोड़ा सा जर्नी को थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ कि जब आपने शुरुआत किया, जैसे आपने बताया कि वुमेन को अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम मिलती है, मैं एग्री करता हूँ टोटली, थोड़े से चीज़ें ईजी होती है हमको कंपेरेटिवली महिलाओं को। तो आपकी फर्स्ट जॉब के बारे में मेरे को थोड़ा बताइए, और उसमें आपकी पैकेज क्या थी पहले तो मेरी फर्स्ट जॉब एनडीटीवी में थी। मैंने जेवियर्स से बॉम्बे में जर्नलिज्म किया था, और मैंने कॉलेज प्लेसमेंट नहीं ली थी क्योंकि मुझे रिपोर्टर की जॉब नहीं मिल रही थी। तो मुझे कॉलेज प्लेसमेंट मिल चुकी थी एक और मीडिया चैनल में, पर वो डेस्क जॉब थी, मतलब मुझे डेस्क पे बैठे रहना था और न्यूज़ स्टोरीज चेक करनी थी। तो मेरे सारे दोस्तों ने वो जॉब ले ली, मैंने वो नहीं ली। तो मैं कुछ करीबन 4-5 महीने विदाउट जॉब थी बॉम्बे में अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, क्योंकि मुझे रिपोर्टर ही बनना था। और फाइनली एनडीटीवी में जब मैंने अपना इंटरव्यू दिया और वहाँ पे मुझे सेलेक्ट किया गया, तो तब मेरे को एक रिपोर्टर की जॉब मिली, जहाँ मेरी आई थिंक सैलरी कुछ 17-18 हज़ार रुपये होगी महीने की, आप लगा लो मोटा मोटा 2 लाख साल की, या उससे थोड़ी कम। एंड जर्नलिज्म में मैम कुछ होता ही नहीं था। हाँ, उतने में आप शायद रेंट भी मुश्किल से दे पाते हो, शायद अपनी मेड और खाना भी मुश्किल से कर पाते हो, और दिल्ली वालों को आदत नहीं होती ये सब करने की। पर देखो वही बात है ना कि थोड़ा क्रेजी आपको होना पड़ेगा अगर आपको कुछ अचीव करना है। तो मेरे में ये था कि यार कर लेंगे, ये छोटी बातें हैं, घर का रेंट, घर की ये चीज़ें, फैमिली का सपोर्ट ज़रूरी था मेरे लिए उस टाइम पे, नहीं करते तो शायद मेरे लिए बहुत मुश्किल होती, बट उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, विच आई एम वेरी हैप्पी अबाउट। एंड मेरी मॉम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, तो वो आई थिंक कुछ चीज़ें मुझे उनसे मिली अबाउट बीइंग अहेड ऑफ टाइम, अबाउट थिंकिंग डिफरेंटली। तो बॉम्बे में मैंने एनडीटीवी में अपनी जॉब शुरू की मीडिया में, और हर रोज़ हम रिपोर्टर होते थे तो निकलते थे, कवर करने जाते थे स्टोरी, कुछ ना कुछ स्टोरी ढूंढ के लाते थे, फिर आते थे, फिर उस स्टोरी को आपको पूरा स्क्रिप्ट करके फाइल करना पड़ता था, एडिट पे बैठना पड़ता था। तो ऐसा नहीं आपने बाहर से किया और हो गया काम, वापस आके हमें ये सब चीज़ें करनी पड़ती थी। और क्योंकि मैं तो बिगनर थी तो मुझे तो और भी बहुत सारे काम करने पड़ते थे, क्योंकि मेरे को सीखना भी था, तो मैं दूसरों के साथ भी शूट पे जाती थी और उनकी शूट पे देखती थी वो कैसे कवर करते हैं, और अपनी भी शूट करने जाती थी। आइडिया था जब आपने ज्वाइन किया था कि इतना चैलेंजिंग रहेगा? और देखो आइडिया था, पर क्या होता है ना, व्हाट यू लर्न इन स्कूल इज नॉट नेसेसरी जो ऑन ग्राउंड होता है, या मेरे को तो लगता है कभी भी नहीं होता है, किसी भी प्रोफेशन में ले लो। तो हमने जर्नलिज्म पढ़ तो ली थी, पर जर्नलिज्म जब एक्शन में देखी तो रियलाइज हुआ कि भाई पहले दिन तो चलो, पहले 2-3 दिन तो आप क्या होता है ना, वो नई नई बहू आती है घर में तो आपसे काम नहीं कराते ज़्यादा, आपको खुश रखते हैं। पर जैसे जब 3-4 दिन हो गए मुझे ऑफिस में और मैंने काम करना शुरू किया, तो मुझे आटे दाल का भाव पता चला। और फिर असली में जो मुहावरा है ना, नानी याद आना, वो मुझे पूरी उस तक आ गई थी। तो मैंने उस टाइम मतलब शायद 12-12 घंटे भी काम किया, 13-14 घंटे काम किया है, 1-2 दिन 1.5 दिन स्ट्रेच में काम किया जब ब्रेकिंग न्यूज़ होती थी।
और नाइट शिफ्ट्स करी हैं। और नाइट शिफ्ट्स में क्या होता था बॉम्बे में, क्योंकि एनडीटीवी जब था बड़ा एंटिटी बॉम्बे में, तो वो एक ब्यूरो होता था, हेडक्वार्टर उसका दिल्ली में है। तो जब आप ब्यूरो में होते हो ना, तो नाइट शिफ्ट में वहाँ ऑफिस में सिर्फ 3 लोग होते हैं शायद। तो पूरे फ्लोर पे मैं, एक रिपोर्टर, एक कैमरामैन और शायद कुछ टेक्निकल स्टाफ और गार्ड वगैरह जो होते हैं, तो वही होते थे। तो पूरी पूरी रात आपने बिताना है, रात में कुछ क्राइम हुआ वो कवर करने जाना है। तो इट वाज अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस एक 22 साल की लड़की के लिए, और वो भी मुंबई जो में लेट हाँ जो घर से बाहर रहती है, अकेले रहती है। तो देखो उस टाइम पे मानसिकता में चैलेंजेस आते हैं, आपको लगता है कि आप क्या कर रहे हो, या ये मैं कर सकती हूँ कि नहीं, क्या मैं सेफ हूँ कि नहीं, बहुत सारे ख्याल आते हैं उस टाइम पे। बट आपको ये पीछे छोड़ने होंगे, क्योंकि मैं बता रही हूँ ये ख्याल ना आपके गोल के आगे कुछ नहीं होते। वेरी नाइस। मैम आपने कहा कि लेट नाइट रिपोर्टिंग्स आपने काफ़ी की है, और उस टाइम आपने बताया 22-23 साल के आप थे। तो समृति मैम, ऐसा कोई रिपोर्टिंग आपने मे बी किया आपने टेन्योर में, स्टार्टिंग ऑफ द टेन्योर में, जो आपको बहुत आपका दिल दहला दिया, या आपके लिए आज भी आपको याद रह गई है? देखो बहुत पहले समय, मुझे ऑलमोस्ट 15 साल हो गए हैं उस चीज़ को, बट अगर आप कहो तो कुछ 2 चीज़ें मुझे अभी भी याद आती हैं। एंड आई थिंक क्योंकि वो मुझे अभी भी याद आती हैं, सो मेरे लिए बहुत एक ऐसा एक्सपीरियंस था जो मैं कभी भूल ही नहीं पाई। एक बॉम्बे में एक आई थिंक बस में आग लग गई थी, और उसमें कुछ 12 बच्चे थे, और वो सारे बच्चे जल के उनकी मृत्यु हो गई थी। एंड उनको एक हॉस्पिटल में लेके आए थे, एंड मेरी जो रिपोर्टिंग ड्यूटी थी वो उस हॉस्पिटल में लगी थी। एंड मैं वहाँ पहुँची एंड आई कुड सी देयर बॉडीज़ कमिंग। उनके पेरेंट्स वहाँ थे जो रो रहे थे, ऑब्वियसली उनके बच्चे जल के उन्होंने खो दिए अपने बच्चों को, और आपको उनसे सवाल पूछने हैं, आपको जाके डॉक्टर से, मतलब उस टाइम क्या होता है, हम इतने, जब आप एक सीजन्ड जर्नलिस्ट होते हो शायद आप ये चीज़ें हैंडल कर लेते हो, आपको लाइफ में आपने बहुत सारे इंसिडेंट्स देखे होते हैं। मेरे लिए वो पहला इंसिडेंट था, मैं 22 साल की, मुझे तो समझ ही नहीं आया कि मैं पूछूं कैसे, मेरे खुद आंसू निकल गए थे वहाँ पे। तो ये चीज़ें क्या होता है, बहुत ही टफ होती हैं आप पे कभी कभी। फिर उसके बाद ताज टेररिस्ट अटैक्स हुए, तो उसमें शुरुआत में एकदम हमारी ड्यूटी लगी, तो हमें तो समझ ही नहीं आता वो टेररिस्ट अटैक भी होता है। मतलब हमने कभी, हम सिर्फ न्यूज़पेपर में पढ़ते हो या मैंने कभी डॉक्यूमेंट्रीज देखी होंगी, आई कुड नेवर थिंक कि मेरे सामने टेररिस्ट अटैक कभी हो सकता है। और वहाँ पे लपटें उठ रही हैं आग की, गोलियाँ चल रही हैं, हमें समझ नहीं आ रहा हम क्या कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली सीनियर्स आ गए थे क्योंकि ऐसा सिचुएशन हो गई थी। बट वो जो एक आध दिन हम गए, वो एक आध दिन में मुझे ऐसे लगा कि पता नहीं मैं वापस भी आऊँगी कि नहीं, थोड़ा एक डर सा लग जाता है। बट ऑब्वियसली आप वहाँ पे प्रोटेक्टेड हो, आपकी सिक्योरिटी है, सब हो, आप पूरी मीडिया साथ में होती है। बट जब ये चीज़ें पहली बार होती है ना, तो आपको लगता है कि यार कि लाइफ में क्या क्या हो सकता है, आपको पता ही नहीं चलता। और हम बहुत छोटी चीज़ों पे क्रिप कर रहे होते हैं घर में बैठ के। तो ये चीज़ें भी बहुत एक आपको ना एज अ पर्सनैलिटी ग्रो करवाती हैं। तो ये आपके काम पे भी यही होता है, जब आप काम में बड़ी चीज़ें हासिल करोगे और बड़े प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ना, आपको छोटी चीज़ें जैसे कि टीम में लड़ाई हो रही है, कोई आपकी चुगली कर रही है, बहुत छोटी लगेंगी एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद, जब आप देखोगे कि यार बड़ी चीज़ अचीव करने में क्या मज़ा आता है, क्या मज़ा आता है। करेक्ट। तो जैसे आपने वहाँ से अपना एक्सपीरियंस चालू किया, फर्स्ट आपने बताया इंसिडेंट आपने शेयर किया, आई एम श्योर ये बहुत लोग को सुन के इंस्पिरेशन भी आ रहेगा कि एज अ फर्स्ट 22-23 साल की एक लड़की ऑलमोस्ट जाके इंसिडेंट्स कवर कर रही है। 12 साल, मतलब बहुत छोटे छोटे बच्चों को आपने बोला कि वो फर्स्ट टाइम आपने देखा तो आपके आँख में भी आंसू आ गए। मैम उसके बाद आपकी जर्नी कैसी रही है फिर, मतलब क्योंकि सिर्फ 16-17 हज़ार पे थे आप, तो उसके बाद आपका नेक्स्ट जॉब का क्या था, उसमें फिर आपका क्या पैकेज था? तो एक्चुअली देवेन देखो, मीडिया में ना पैकेजेस थोड़े से कम ही होते हैं कंपेरेटिव टू कॉर्पोरेट लाइफ। तो ये लोगों को समझना पड़ेगा कि जो भी मीडिया में होगा उसकी ग्रोथ फ्रॉम एज अ कॉर्पोरेट पर्सन इन टर्म्स ऑफ सैलरी उतनी नहीं होगी। तो ये बंदे को सोच के चलना होगा, अगर वो मीडिया में आ रहा है तो उसको ये एक्सेप्ट भी करना होगा। और तो फिर मैंने एक सवा साल बाद मैं आई मूव टू ईटी नाउ। ईटी नया चैनल खुला था, मेरे कुछ एनडीटीवी के बॉसेस थे जो ईटी में गए थे, तो उन्होंने मुझे वहाँ बुलाया, पोच करा, अगर मैं ऐसे कह सकूँ तो। पोच किया। हाँ, तो वहाँ पे मैं गई, और तब मेरा शायद मुझे लगता है पैकेज करीबन, आपका मंथली एसआईपी कितना जाता? अगर मेरे टाइम पे ये होता तो मैं तो फाड़ देती। तो आई थिंक जो सबसे मेरी महंगी घड़ी है दैट इज जब मैंने ली थी, इट वाज क्लोज टू अबाउट 10.5 lakhs। इंसिडेंट बताती हूँ, मैं पहली बार उन्होंने मुझे एक वीडियो करने को कहा, तो आई वाज वेरी श्योर कि बहुत खुश होंगे। वो कहते हैं ना शाबाशी देगा। टाइम ऐसा था जब मेरे हस्बैंड ने मुझसे लोन लिया था, मेरे को बड़ी उस वक्त ऐसे फीलिंग हुई, हाँ
मैं बिल्कुल लोन दूंगी आपको। आई थिंक मैंने ना फाइनेंशियल एम्पावरमेंट, वेल्थ क्रिएशन का कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी मुझे समझ आ गया था कि जो माँ बाप है वो आपके पास उनको भेजे काम करने के लिए बिना झिझक के, यार कि मेरी लड़की रात को वहाँ काम कर रही है, तो मेरे को इतनी संतुष्टि थी उस बात की कि मेरे को कभी डर ही नहीं लगा मेरी। और उसी टाइम कोविड आ गया था, तो मुझे सबने बोला कि तूने अपना सारा पैसा इसमें लगा दिया है। और मैंने तो नई नई जॉब ज्वाइन की थी, तो मुझे तो ये भी नहीं पता था कि यहाँ कितने टाइम टिकेंगे। तो मैंने ये सोच लिया था कि अब मेरे को टीवी नहीं करना है। वर्ल्ड ऑफ चैट जीपीटीज एंड जैसे जैसे चीजें हो रही हैं एआई में, तो ये एक मेरे को लगता है आज की जनरेशन के पास बहुत बड़ा एडवांटेज भी है। इट्स नॉट दैट इजी। ऐसा नहीं कोई 50 लाख रुपए का पैकेज बनाता कि मैं कर लूंगा। इट्स नॉट अ जोक एंड दोज हु थिंक इट्स अ जोक विल नेवर बी सक्सेसफुल। 35,000 के आसपास पर मंथ होगा। तो इन 1.5 years आई हैड रीच्ड दैट पैकेज। शायद 32-33,000 हो, मुझे एग्जैक्टली फिगर नहीं याद अभी। तो वो मेरा ईटी में जॉब था। तो ईटी में क्योंकि वो एक बिजनेस चैनल था, तो उसमें ब्रेकिंग न्यूज़ ऐसे नहीं होती थी, हमें कवर नहीं करनी होती थी। थोड़ा हम लोग ज़्यादातर बिजनेस न्यूज़ कवर करते थे। और उसमें भी मैं कुछ शोज़ पे काम करती थी, तो वो एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, एफएमसीजी सेक्टर, ये सब चीज़ें हम ज़्यादा कवर करते थे। तो थोड़ी लाइफ बेटर थी उससे, कह सकती हूँ, इन टर्म्स ऑफ टाइमिंग्स। बट मेहनत उतनी ही थी, मेहनत में कोई कमी नहीं थी। हाँ, क्योंकि शोज़ भी क्या होता है, हमारा ना सैटरडे को शो जाना होता था, तो फ्राइडे तक अगर नहीं तैयार है तो आपको रात को भले 12 बजे चाहे सुबह के 5 बजे आपको शो तैयार करके भेजना ही है। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि सैटरडे को वो चलना होता है। तो वीकेंड शोज के लिए ये आपको काम फ्राइडे को तक खत्म करना ही करना था। और हमेशा क्या होता है कि हम लोग अक्सर इंडियंस की प्रॉब्लम है, हम लास्ट मिनट ही बहुत चीजें करते हैं। तो हम फ्राइडे रात को बैठे ही होते थे वो शो कंप्लीट करने के लिए। बट उसमें अपना मजा था, अपनी लर्निंग थी, बहुत चीजें वहां से सीखी। और फिर कुछ समय बाद आई हैड टू कम बैक टू दिल्ली। मेरी मॉम की हेल्थ बहुत अच्छी नहीं थी, तो मैंने फिर ट्रांसफ़र लिया इन टाइम्स नाउ, विच इज़ ईटी उसी का पार्ट है, टाइम्स ग्रुप का। और मैं दिल्ली आके मैंने शिफ्ट किया। और तब शायद मेरी सैलरी हो सकता है कुछ 60,000 रुपये वो महीने की, जब मैंने ट्रांसफ़र लिया आपने। तो मतलब 15-16 से जर्नी चालू करके 35 गए आप 1.5 साल के अंदर अंदर। और फिर 6-7 में नहीं, फिर मुझे लगे 2 साल कम से कम 60 तक पहुंचने के लिए। हाँ, तो 1.5 साल, मैं 2 साल थी ईटी बॉम्बे में। अच्छा, ईटी बॉम्बे में आप 2 साल थे। फिर 1.5 साल बाद क्या, और 2 साल बाद आपका फिर 60,000 का पैकेज हो, ऑलमोस्ट 100, मतलब 2 times हाइक आपका। पर मुझे 2-2.5 साल लगे उसमें। ओके, मतलब काफ़ी तेज़ी से अभी 55 लाख तक हमें पहुंचना है। तो मैम इसके बीच में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आया अभी। थोड़े दिन पहले एक इंसिडेंट हुआ कोलकाता में, एक डॉक्टर के साथ रेप हो गया वहाँ पे। बहुत ही वाइल्ड और पता नहीं अजीब सा इंसिडेंट है जो नहीं होना चाहिए था। बट मेरे को लगता है जैसे आपने स्टार्टिंग ऑफ द जर्नी में आपने बताया कि एक वुमेन के लिए हमेशा चैलेंज होता है। वन ऑफ चैलेंज हमेशा ये होता है कि ऑफिस में, ये मैंने देखा है काफ़ी जगह पे क्योंकि मैं भी ऐसे एक स्कूल से आता हूँ जहाँ पे कोई भी लड़कियाँ को हम ऑलमोस्ट, मतलब मजाक तो सब लोग ने बनाया, हम लोग ने दोस्तों में लड़कियों को, चाहे उनके बॉडी पार्ट्स हो गए, हुआ ही है बचपन में। हम, मतलब मैंने भी किया है, नोइंग अननोइंगली किया है। लेकिन जैसे समझदारी आई फिर हमने बंद किया। कॉर्पोरेट में हमेशा चीज़ें अलग होती है, क्योंकि मैम आप भी, जो कोलकाता में इंसिडेंट हुआ वो पार्ट ऑफ दी एडुकेशन ही है। लैक ऑफ एडुकेशन के लोग ही ऐसे करते हैं, जिनको ज्ञान नहीं होता वही ऐसा सब चीज़ें करते हैं मैम। वर्क प्लेस, और वो भी वर्क प्लेस पे हुआ, घर पे या कहीं और होता है तो एक बार के लिए वो भी समझ नहीं आएगा, बट ठीक है वर्क प्लेस पे हुआ। मैम वर्क प्लेस पे ऐसे इंसिडेंट्स को कैसे मैनेज या केटर किया जाए? और आप क्योंकि मीडिया कंपनी में थे जहाँ पे दिन रात काम होता है, घर वालों से बहुत मतलब घर से ज़्यादा आई गेस आप ऑफिस में रहे हो, आपने बताया। बिल्कुल। तो ऐसे सिचुएशंस को कैसे केटर किया है? और आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है आपके पूरे टेन्योर में मीडिया में कभी, जहाँ पे आपको किसी ने मे बी अननोइंगली कुछ टच करने का ट्राई किया और आपने नोटिस कर लिया, आपने पकड़ लिया, या आपके किसी कॉलीग के साथ हुआ? नहीं, देखो मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ इन मेरे 10-11 साल मीडिया का करियर है कि मेरे ऑफिस में किसी ने मेरे साथ बदतमीज़ी करी हो या मेरे साथ क्रॉस द लाइन जैसे होता है वो किया हो। बाहर हुआ है, मुझे कभी किसी ने थोड़ा बहुत छेड़ा, हाथ लगाया, तो मैंने भी उसको खींच के वापस थप्पड़ दिया है। तो पॉइंट ये है कि एक तो थोड़ा सा ना औरतों को अबला करना छोड़ो घर में, थोड़ा उनको पहले से ही ना माइंडसेट चेंज, परवरिश का अलग होना चाहिए। अब आई थिंक अब जो जनरेशन्स आएंगी या जो अब अपने बच्चों को पाल रही हैं वो शायद वो परवरिश दे रही हैं
कि बच्चों को इक्वल तरीके से ट्रीट होता है, दोनों को आगे बढ़ने की शिक्षा दी जाती है, दोनों को पढ़ाई पे फोकस करा जाता है, दोनों को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी दिखाई जाती है, सेम स्पोर्ट्स वो कर रहे होते हैं, दोनों टाइकोंडो सीख रहे होते हैं, ऐसा नहीं कि वो डांस सीख रही है तो वो टाइकोंडो सीख रहा है। करेक्ट। तो ये थोड़ा माइंडसेट शिफ्ट पहले से ही शुरू होना पड़ेगा, ताकि लड़कों में और लड़कियों में इक्वलिज्म और ये चीज बढ़ते हुए हो कि यार वाई शुड ओनली मेरे कोई क्यों छेड़े हो, मतलब वाई एम आई द वीकर सेक्स। तो ये थोड़ा सा माइंडसेट जब तक थोड़ा चेंज नहीं होगा, चाहे वो घर हो चाहे वो एजुकेशन सिस्टम हो, तो ऐसे इंसिडेंट्स एक तो आई डोंट थिंक कम होंगे, या धीरे धीरे या होते रहेंगे। दूसरी चीज़ क्या है कि आई थिंक वर्क प्लेस वालों का एक जिम्मेदारी बनती है, जो जैसे आपने जिन डॉक्टर के बारे में बात किया, वो शायद पता नहीं 36 घंटे काम कर चुकी थी या पता नहीं हाँ, कुछ राउंड्स और पे वो थी, आराम कर रही थी, और वो रेस्ट करने के लिए उसने एक जगह ढूंढी, और उसको एक आई थिंक एक रूम, सेमिनार रूम मिला जहाँ पे वो बैठ के मतलब आराम करी थी, और उस सेमिनार रूम में कैमराज नहीं थे। तो मेरा पॉइंट ये है कि आप अगर अपने एम्प्लॉयज़ को सेफ्टी जैसी बेसिक चीज़ नहीं प्रोवाइड कर सकते, तो वो अपनी ज़िंदगी आपको क्यों प्रोवाइड करें। सो एज एन एम्प्लॉयर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे आप छोटे एम्प्लॉयर हो चाहे आप बहुत बड़ी कंपनी हो, कि आपको कुछ तो सिक्योरिटी अपने एम्प्लॉयज़ को, एंड बोथ आई एम सेइंग गर्ल्स एंड बॉयज़, कुछ देनी पड़ेगी, ताकि वो इतना ट्रस्ट तो करें आप पे, और उनके जो माँ बाप हैं वो आपके पास उनको भेजे काम करने के लिए, बिना झिझक के यार कि मेरी लड़की रात को वहाँ काम कर रही है। जैसे हम टाइम्स में काम करते थे, मुझे एक दिन नहीं याद कि अगर मैंने रात को मैं हूँ और मेरे को गार्ड भैया सामने नहीं दिख रहे हों, या मेरे को गाड़ी छोड़ने गई अगर ड्रॉप के लिए तो गार्ड भैया मेरे साथ नहीं गए हों, तो मेरे को इतनी संतुष्टि थी उस बात की कि मेरे को कभी डर ही नहीं लगा, मेरी सेफ, मुझे पता था आई एम बीइंग टेकन केयर ऑफ। एंड चलो ये तो मीडिया कंपनी है, मैं अपनी दूसरी कंपनी में भी जब गई तो वहाँ भी मुझे कभी ऐसा डर नहीं लगा, क्योंकि वहाँ भी आई न्यू आई एम बीइंग टेकन केयर ऑफ। वहाँ ऑफिस में राउंड हो रहे थे, चेक होता है, गार्ड देखता है सब ठीक है नहीं है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं, और एम्प्लॉयर्स को ये देखना पड़ेगा और ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर वो जब तक इफ दे कैन, और गवर्नमेंट अगर उनको छोड़ देगी ऐसे ही, तो इंसिडेंट्स होते रहेंगे। तो आई थिंक गवर्नमेंट को बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए एम्प्लॉयर के अगेंस्ट, चाहे वो खुद ही उनका गवर्नमेंट हॉस्पिटल क्यों ना हो। हाँ, मतलब आपको एक अगर कोई अपनी पूरी लाइफ दे रहा है, जी जान से दे रहा है, अपना समय दे रहा है, अपना यूथ दे रहा है, तो आप उसको एक सिक्योरिटी नहीं दे सकते। मतलब इतनी बेसिक चीज़, हम ये थोड़ी कह रहे हैं भाई कि हमें सैलरी दे दो, पता नहीं उसको सैलरी कितनी मिलती होगी, पर वो ये सिर्फ इतना मांगती है कि मैं सेफली काम करूं और घर चली जाऊं। तो यही नहीं दे सकते, तो फिर कहाँ आप औरतों को एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप कह रहे हो अमीर बनेंगी, आप कह रहे हो उनका नाम रोशन होगा, कैसे होगा भाई। सही बात है मैम। यहाँ पे एक और चीज़ है कि बहुत सारे लोग के साथ तो होता भी है, बट वो बोलते यार मतलब बॉस है तो शायद बहुत सारे लोग आवाज़ भी नहीं उठाते रहेंगे। मतलब हमारा टॉपिक ऑलमोस्ट टूवर्ड्स स्किल और फाइनेंस होता है, बट क्योंकि ये टॉपिक आया तो मेरे को एक क्वेश्चन इसमें पूछना है, और क्योंकि ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे वुमेन के साथ वर्क प्लेस पे कुछ ना कुछ अपशब्द होते हैं, और वो आवाज़ नहीं उठा पाता है क्योंकि उनको लगता है ये मेरा बॉस है, इसको मैं क्या ही बोल सकती हूँ। मैम ऐसे केस में उन लोगों को क्या करना चाहिए? ऐसे केस में देखो, आवाज़ तो उठानी पड़ेगी, नहीं उठाओगे तो आज एक केस है कल 10 होंगे और सारी आवाज़ें दब जाएंगी। तो आवाज़ तो उठानी पड़ेगी। उसका रेपरकशन क्या हो सकता है कि हाँ, आपको शायद जॉब से जाना पड़े क्योंकि वो मालिक है, आपको शायद मुश्किल हो और जॉब ढूंढने में, पर क्या आर यू रेडी टू टेक दिस? आप ही अगर इस चीज़ को प्रमोट करोगे तो आप एक्सपेक्ट कैसे करते हो कि ये चीज़ कम होएगी? तो जब तक आप खुद एक्शन नहीं लोगे, आप खुद वॉइस नहीं करोगे, तो उसका कोई वो भी नहीं होगा, कोई रिजल्ट भी नहीं आएगा। So basically आवाज़ उठाओ, बिल्कुल उठानी पड़ेगी, थोड़ी तो उठानी पड़ेगी भाई, क्योंकि डर के बैठे रहोगे तो एक बार ही हुआ है 10 बार ही होगा, एक के साथ हुआ है 10 के साथ होगा। पर अगर एक बार आवाज़ उठा दोगे ना, तो जिस एक ने किया है ना, वो 10 साल शर्म में बैठा रहेगा। क्योंकि जो करता है ना उसका कॉन्फिडेंस बढ़ते जाता है फिर। बिल्कुल यार इसके साथ कर लिया तो मतलब वो, क्योंकि जो कर रहा है वो एक के साथ नहीं, वो तो 10 लोगों पे ट्राई मार रहा है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। यहाँ पे इट इज मेकिंग द मैन परफेक्ट। वो प्रैक्टिस कर ही जा रहा है, वो कर ही जा रहा है आपको हैरेस करने की, और आप हो रहे हो और वो परफेक्ट बन गया उसमें। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उसको पकड़ ही नहीं पाएंगे। तो बिफोर इट गोज आउट ऑफ हैंड, आई थिंक एवरी वुमन शुड टेक प्लीज अपना स्टैचर, अपनी जॉब सिक्योरिटी, ये सब चीज़ें ना थोड़ा इस बारे में मत सोचो।
थोड़ा सा ऊपर उठो, आपको मिल जाएगी जॉब। आप अच्छे हो, आपको स्किल्स हैं, आपको आता है अपना काम, आपको जॉब मिल जाएगी। डोंट वरी अबाउट इट, बट डोंट टॉलरेट दिस। करेक्ट। वो बोलते हैं ना, क्राइम करने वाला और झेलने वाला ऑलमोस्ट दोनों ही अपराधी होते। सो वो एक चीज़ है। ठीक है मैम, तो चलो अभी तो आप 60,000 तक पहुंच गए, काफ़ी सीरियस कन्वर्सेशन हो गई, बट ये मेरे को लगता है होना भी चाहिए, बिकॉज आज के डेट में हाँ बहुत सारे लॉज बहुत फेवर कर रहे हैं वुमेन को, ये तो हो ही रहा है, बट स्टिल ये सब चीज़ें जब तक होएगी नहीं। अभी कोलकाता का जो हुआ वो काफ़ी दर्दनाक था, तो उस पर आपने बहुत अच्छे से हाईलाइट किया। और और आपकी भी इतनी विमेन स्टूडेंट्स होती हैं, वो भी आगे चल के काम करना। इनफैक्ट आजकल तो हमने वो चेंज देखा है कि विमेन वांट टू वर्क, और अच्छी बात है कि दे वांट टू वर्क, और अगर उनको काम करना है तो एक ऐसा इन्वायरमेंट अगर कोई देगा तो आई थिंक वो इसमें और सक्षम ही बनेंगी, और दिस इज नॉट देयर वीकनेस, ये थोड़ी रिक्वायरमेंट है भाई। आप ये समझ के चलो कि वीकनेस की वजह से मत देखो इस चीज को, इसको एज अ रिक्वायरमेंट देखें सारे। और अगर ये होगा तो मैं गारंटी कर सकती हूँ कि जो रिजल्ट आपको, अगर आपको लगता है कि आपका मेल एम्प्लॉय दे रहा है, उससे बेटर आपको फीमेल एम्प्लॉय दे देगी। 100% देंगी, मैं टोटली एग्री करता हूँ, बिकॉज मेरे को लगता है कि आज के डेट में वुमेन बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है, बहुत फोकस्ड है कंपेयर टू मेल्स। और मैंने बहुत जगह बोल रखा है क्योंकि उन लोग को, जैसे आपने बोला ना, अपॉर्चुनिटी कमी रहती है, और एक बार अपॉर्चुनिटी मिल जाती है ना तो उन लोग एकदम अपने आप को प्रूव करते हैं 100%, जैसे आपने भी किया। सो मैम उसके बाद क्या हुआ, जैसे आप फिर 60,000 तक पहुँचे, और मतलब मीडिया से, और आज आप फास्ट फॉरवर्ड टुडे आप कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो, आप बहुत सारे टॉप कंटेंट क्रिएटर्स का काम कर रहे हो, फिर BMW भी ले लिया आपने। अच्छा, BMW के लिए लोन वोन ली क्या पहले, वो एक बार बता दो बस। नहीं, मैंने कैश डाउन BMW ली थी, तो मुझे आपने BMW कैश देके ले ली? हाँ। कितने की कैश ली? इट वाज अबाउट 52 lakhs। 52 और पर मेरे को अबाउट 7 लाख 8 लाख रुपए कम पड़ रहे थे, तो मैंने लोन नहीं लिया बैंक से, बिकॉज मैं इंटरेस्ट नहीं देना चाहती थी। तो लकीली मेरी फैमिली के पास वो एक्सेस कैश था, मेरी मॉम और मेरे भाई के पास, तो उन्होंने मुझे एज अ लोन दिया, और जो मैंने 50-50 हज़ार करके हर महीने उतारा। तो फिर मैम यहाँ पे मेरे को लगता है एक बहुत, और मैंने एक और गाड़ी भी बेची थी। अच्छा, एक पुरानी गाड़ी आपने? हाँ, पर ऑब्वियसली वो गाड़ी हार्डली 8 लाख रुपए में बिकी थी। ओके। तो वो जितना बाकी शॉर्टफॉल था वो मैंने कैश देके दी। तो मैम आपने नेट फिर भी 37-38 लाख रुपीस तो दिए, वो भी कैश में। मतलब मैं भी कैलकुलेट कर रहा हूँ कि मुझे कितना साल लग जाएंगे उसको जमा करने में। तो समृद्धि मैम, आपको एक चीज़ सबसे ज़्यादा हेल्प क्या की इतना जल्दी BMW लेने में, और इतना कैश आपने जमा कैसे किया इतना जल्दी? आई थिंक मैंने ना फाइनेंशियल एम्पावरमेंट, वेल्थ क्रिएशन का कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी मुझे समझ आ गया था, और मेरे साथ कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने मुझे उसकी तरफ पुश किया। फॉर इंस्टेंस, मेरे देन बॉयफ्रेंड और अब जो मेरे हस्बैंड हैं, वो खुद एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट हैं। तो बहुत पहले से उन्होंने मुझे बोला था कि आप एक सेविंग की आदत शुरू करो, सिर्फ खर्चने की आदत मत डालो। तो इसने मुझे बहुत हेल्प किया मेरे काफ़ी ड्रीम्स पूरे करने में। और जैसे अगर वॉरेन बफे कह रहे हैं कि मैंने 11 साल की उम्र से शुरू किया, तो मैं लेट था, उन्होंने कहा तो सब कहते हैं वाह वाह क्या अच्छी बात की। पर पॉइंट ये कि उन्होंने किया है, और दूसरे जो कर रहे हैं वो उसका बेनिफिट एक्चुअली रीप कर रहे हैं। तो मैंने भी बहुत पहले अपनी लाइफ में, उतनी पहले नहीं, बट हाँ, जब मैं 23-24 साल की थी तब से मैंने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना शुरू किया, और तब मैं सिप्स में इन्वेस्ट करती थी, म्यूचुअल फंड में। तो मतलब SIP में आप पैसा डालना? हाँ जी, SIP में मैं पैसा डालती थी, और तब मैं बहुत कम डालती थी, 2,000 रुपये डाल दिए महीने के, कभी 3,000 रुपये डाल दिए। जैसे जैसे सैलरी बढ़ी थोड़ा थोड़ा अमाउंट बढ़ाते गई। बट अब मैं ऑब्वियसली काफ़ी सब्सटैंशियल अमाउंट डालती हूँ, पर उससे मैंने काफ़ी वेल्थ क्रिएट, मेरे काफ़ी जल्दी कंपाउंडिंग का इफेक्ट देखा, और मेरे पास 15-20 लाख रुपए ऐसे हो गए, जो मैं उसमें से कुछ अमाउंट मैंने निकाल के अपनी गाड़ी में भी डाला था, अपार्ट फ्रॉम जो मैंने अपनी जनरल अकाउंट में सेविंग्स या वैसे करी, वो भी चलते रहा, और प्लस आपने अपने शौक भी पूरा किया। बिल्कुल। आपने अभी बोला कि आप भी काफ़ी अच्छी अमाउंट की ग्रो कर दिया। अभी आपका मंथली SIP कितना जा रहा है? अराउंड 60,000। अराउंड आप 60,000 अभी मंथली SIP कर रहे हो? क्या बात है। विदाउट फेल, विद डिसिप्लिन, ये सबको करना ही करना है। इनफैक्ट मैं तो यही कहूँगी कि क्योंकि आप विमेन की इतनी बात कर रहे हो, लोग ये कॉन्सेप्ट जो मैं आपको कह रही थी कि बहुत पहले से माइंडसेट, एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए। तो इनफैक्ट इवन द कॉन्सेप्ट ऑफ सेविंग, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, इन्वेस्टमेंट, ये भी सिर्फ आप लड़के को ही क्यों समझाते हो, आप साथ में लड़की को भी समझाइए घर में।
उसको समझाओगे तो वो भी करेगी तो वो भी वेल्थ क्रिएट करेगी, वो भी उस इंडिपेंडेंट होगी। सिर्फ ये कॉन्सेप्ट के पैसे उसको लड़के को अच्छे से कमाने हैं इसलिए उसको ये सब सिखाओ, डजंट मेक सेंस। तो ये भी एक फाउंडेशन है जो घर से बनती है या आपकी एजुकेशन सिस्टम से बनती है। तो आई डोंट नो एजुकेशन सिस्टम से मैं कितना एक्सपेक्ट करूं, पर एटलीस्ट मैं घर में ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि पेरेंट्स को इक्वली दोनों को पॉकेट मनी, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, ये सारी चीज़ें, अपना खर्चा चलाना कैसे करना है, कैसे अपना मंथली एक्सपेंडिचर बांधना है, ये सब उनको सिखाना चाहिए, दोनों को इक्वली आना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। एक मैंने बहुत ही जस्ट टू ऐड, एक मैंने रचना राणा डे का ना मैं एक वो देख रही थी, कोई यूट्यूब वीडियो या टॉक था, उसमें उसने कहा कि गेम खेली लोगों ने, लड़कियां और लड़के थे ऐसे लाइन में खड़े थे, और वो क्विज मास्टर कुछ बोलता था, और अगर आपने वो किया है तो आपको एक स्टेप आगे लेना है। बराबर। तो उसने बोला कि क्या आप सबने पेपर बोर्ड बनाई है, तो सबने एक स्टेप आगे लिया। फिर उसने बोला क्या आप सब लोग छुट्टियों में फैमिली के साथ घूमने जाते हो, उसमें भी सबने एक स्टेप आगे ले लिया। फिर उसने कहा कि क्या सूर्य नमस्कार के बारे में सबने सुना है, आपको पता है कैसे होता है, भले ही आपने किया ना हो पर पता है, सुना है, तब भी सबने एक स्टेप आगे ले लिया। फिर उसने पूछा कि आप सब में से कितने लोग अपना बैंक अकाउंट खुद मैनेज करते हो, तो उसमें से 2 लड़कियां आगे बढ़ी और सारे लड़के आगे बढ़ गए और 2 लड़कियां पीछे रह गई। फिर उसने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कितने लोगों ने अपनी खुद इंश्योरेंस ली और खुद उसके पैसे दिए, तो सिर्फ लड़के आगे बढ़े। उसके बाद उन्होंने पूछा कितने लोगों को सबसे पहले क्रेडिट कार्ड मिला, उसमें भी सिर्फ आगे लड़के बढ़े। तो जब लड़के इन सवालों की वजह से इतने आगे बढ़ जाएंगे तो रियल लाइफ में भी लड़के इन चीज़ों की वजह से इतने आगे बढ़ जाएंगे और लड़कियां पीछे रह जाएंगी। तो जब तक आप वो चीज़ उनको समझाओगे नहीं और उनको समझाओगे नहीं कि उसका बेनिफिट क्या है और आगे चल के वो कैसे उसका बेनिफिट रीप कर सकते हैं, तो वो कैसे समझेंगी। उनको तो आप बेनिफिट बताते हो खाना बनाने का, आप उनको बेनिफिट बताते हो घूमने का, आप उनको बेनिफिट बताते हो शादी करके क्या बेनिफिट होता है, ठीक है बताओ, वो भी लाइफ का पार्ट है, पर ये भी तो बताओ साथ में भाई कि ये ज़रूरी है, बिकॉज फाइनेंशियल चीज़ ही उनको इंडिपेंडेंट बनाएंगे कि कैसे क्रेडिट कार्ड यूज़ किया जाता है। जैसे आपने बोला आपने पहले से SIP चालू कर दिया जब आपकी फर्स्ट या सेकंड जॉब थी, तभी से ये आपने। मेरे हस्बैंड ने बहुत पहले मुझे बोला था कि आप शुरू करो, और मैं काफ़ी टाइम तक टालती रही। उसने तो शायद मुझे 21 साल की उम्र में बोलना शुरू किया था, मैंने 23-24 में शुरू किया, तो मैं काफ़ी टाइम तक टालती रही इस चीज़ को। पर देन जब मैंने भी लोगों की बातें देखी, उनके क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो देखे, उन्होंने मुझे समझाया, तो और उन्होंने मुझे समझाया ये कैसे होता है और रिस्क भी कितना कम है, और आप इतना सोचो मत, करना तो शुरू करो। तो उन्होंने मेरा हाथ इस चीज़ में थामा एंड मैंने ये चीज़ शुरू की। तो एक हाथ, आज तो हाथ थामने के लिए इतनी YouTube वीडियोस हैं, आज तो आपको क्या करना है, आपने तो बस फाइनेंस की कोई YouTube वीडियो देखनी है, समझना है, किसी कंसल्टेंट से समझ लो भाई और करो और चालू हो जाओ। पहले तो मतलब मेरे को याद था SIP चालू करने के टाइम पे, सो मैंने अपना फर्स्ट SIP चालू किया था 2019 में मैम। तो उस टाइम तो मेरे एक दोस्त मिला, मैंने कम से कम फॉर्म भरे होंगे, 6-7 साइन किए थे, सारे अपने वो दिए होंगे, प्रूफ दिए होंगे। आजकल तो ग्रो जीरोधा किसी पे भी जाओ और फट SIP शुरू करो, बस अपना KYC करके। तो अभी तो बहुत ईजी हो गया है ये सब चीजें करना। व्हाट इज स्टॉपिंग यू? आप जोमेटो में ऑर्डर करने में एक बार ही नहीं सोचते, उतने की SIP कर लो भाई, क्या हो जाएगा उसमें। करेक्ट मैम। इतना आपने मतलब इन्वेस्टिंग पे मेरे को लग रहा है कि मैं काफ़ी चीज़ें पूछूंगा इस पे अभी आपको। आप एग्रेसिवली करते जा रहे थे इन्वेस्टिंग पे, अभी आपका टोटल मैम पोर्टफोलियो क्या रहेगा अभी? क्योंकि मैंने उससे एक्चुअली विड्रॉ भी किया है, जैसे मैंने आपको बताया मैंने गाड़ी के लिए विड्रॉ किया, पर फिर भी अभी भी मेरा पोर्टफोलियो 1 करोड़ रुपए के आसपास होगा। 1 करोड़ रुपए अब तक टोटल पोर्टफोलियो होगा, जबकि आपने बोला आपने शौक भी पूरे लिया है कि मैं जब तक मैं 50 की नहीं होंगी या 55 की नहीं होंगी, अब मैं उसमें से कोई विड्रॉल नहीं करने वाली। मतलब आपने शौक भी पूरे करते गए आप इक्वली वो बोलते ना, आप अच्छा जीते गए, कल और बेहतर जी रहे हो आप, और प्लस आपने प्रॉपरली 1 करोड़ का पोर्टफोलियो भी मेंटेन रखा है, और प्लस आप बोलो 40 साल तक आप कुछ नहीं करोगे तो मतलब मेरे हिसाब से 50 साल तक तब तो ये वेल्थ काफ़ी की कंपाउंडिंग में तो ये काफ़ी ऊपर तक चले जाएगा। मैम एक टिप मेरे को आपको मतलब पूछनी है कि अगर किसी का लेट्स से किसी का सैलरी है 20,000 रुपये, आपके हिसाब से क्या अमाउंट, क्या परसेंटेज उसको इन्वेस्ट करना चाहिए आपके हिसाब से, जो आपने किया रहेगा एक बेसिक थंब रूल अगर आपको कोई आप फॉलो करते हो? देखो मैं देखती थी कि पहले एक्सपेंडिचर कितना है, थोड़ा सा वो देखना पड़ता है। सैलरी 20,000 पर एक्सपेंडिचर ही 18,000 रुपये, तो वो क्या करेगा सेव। तो थोड़ा एक्सपेंडिचर का आपको ध्यान रखना पड़ता है कि इसमें फिक्स्ड क्या है कि यार ये मुझे करना ही करना है, दिस आर मैं रेंट को देना ही देना है, मेरे को ये चीज़ करनी ही करनी, मेरे को इंश्योरेंस देनी ही देनी है, तो मैं ये मेरे फिक्स्ड एक्सपेंडिचर्स हैं। उसके बाद जो बचता है, मुझे लगता है अगर आपके 10,000 रुपये बचते हैं या कुछ बचता है, आपके 10 फिक्स्ड एक्सपेंड, थोड़ा सा बंदे को जीना भी होता है यार, आप जीने का राइट नहीं छोड़ सकते उससे कि भाई तू
खर्चना बंद कर, तू दोस्तों के साथ मत जा. इट डजंट वर्क लाइक दैट. अगर आप लोगों को बोलो ना कि नहीं यार ये सब चीज़ें छोड़ दे, ऐसा नहीं होता. आज की दुनिया में वेयर सोशल मीडिया इज देयर, आपके दोस्त इतने हैं, तो कहीं ना कहीं आप वो इंडल्जेंस करोगे, विच इज़ फाइन. मेरे को लगता है वो भी फाइन है, बट उसकी लिमिट आपको बनानी पड़ेगी. आपको वो लिमिट बनानी पड़ेगी कि इंडल्जेंस मैं कैसे करूँगा. क्या मैं ऐसे करूं कि मैं इतना जोड़ूं कि इसके बाद मैं ये ट्रिप कर सकूं, तो मैं इतना ऐसे प्लान करता हूं कि मेरे को ये ट्रिप करना है, उसके लिए मुझे 50,000 चाहिए, लेट मी स्टार्ट सेविंग दैट अकॉर्डिंगली. तो मुझे लगता है कि आपके जो अगर आपके 10,000 के एक्सपेंडिचर हैं और आपके पास 10,000 बचते हैं, तो उसमें से आपको 2,000 तो डेफिनेटली अपने सेविंग करनी चाहिए. बिल्कुल 2 से 2,500. परफेक्ट है, परफेक्ट. बहुत अच्छा आपने मैम बताया. मैं भी यही सिंपल 2 चीज़ फॉलो करता हूँ. अगर कोई भी इन्वेस्ट करना चाह रहा है तो मैं भी यही सोचता हूँ कि मेरा एक्सपेंडिचर क्या है, पहले तो वो निकाल लिया. और जैसे आपने बताया कि अगर कोई कहीं ट्रिप प्लान करना है तो उसका बजट ऑलरेडी एलोकेटेड है कि यार चलो 500 रुपये वहाँ के लिए डाल दो. बट हाँ, एट द सेम टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए भी एक स्पेसिफिक बजट रखो. बहुत लोग, मैम एक्चुअली प्रॉब्लम क्या नहीं, सवाल और एक इमरजेंसी फंड बनाना शुरू करो. ज़रूरी नहीं एक ही टाइम पे बने, उसको बनाना शुरू करो. इमरजेंसी फंड यूजुअली हम कहते हैं कि आपके 6 महीने का एक्सपेंडिचर आपके इमरजेंसी फंड में होना चाहिए. Correct. तो वो धीरे धीरे बिल्ड करना शुरू करो और बिल्ड करके उसको भूल जाओ, उसको छूना नहीं है आपने. वो जैसा नाम है ना इमरजेंसी, वो इमरजेंसी में ही बाहर आएगा. तो ये भी कॉन्सेप्ट आप शुरू कर सकते हो धीरे धीरे. मे आई वोंट से ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट पे आप चलो कि मैं पहले ही इमरजेंसी फंड बनाना शुरू करूँ. एज अ फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर पहले आप अपना छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करो, आप सिप्स से शुरू करो, आपको जो लगता है, और वो धीरे धीरे करो. साइड बाय साइड जैसे आपकी भी ग्रोथ होगी. देखो इवेंचुअली ग्रो तो आपको ही करना है. आप नहीं ग्रो करोगे तो ये सब कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं होगा. यू हैव टू ग्रो. आपकी सैलरी आपको चाहिए, आपको उसमें ग्रोथ चाहिए, आपको मनी ग्रोथ चाहिए. ये थोड़ी कि आप इन्वेस्टमेंट ही करते रहोगे, वहाँ ग्रोथ नहीं हुई तो फिर भाई सब वहाँ चला जाएगा और खर्चा करने के लिए कुछ नहीं होगा. तो वो ग्रोथ पे फोकस करना तो बहुत जरूरी है. और वो मैंने भी किया, तभी वो जर्नी 55 लाख की हो पाई. वरना वो 55 लाख नहीं हो पाते मुझसे. और अगर नहीं हो पाते तो मैं गाड़ी भी नहीं ले पाती, तो मैं इतनी आपके पॉडकास्ट में भी इनवाइट नहीं होती, तो शायद मैं इतने लोगों को पढ़ा भी नहीं रही होती. तो वो तभी होता है जब आप अपनी ग्रोथ पे भी काम करते हो. इमरजेंसी फंड के बारे में आपने बताया मैम, और मेरे को लग रहा है कि सेविंग्स के मामले में, इमरजेंसी फंड के मामले में महिलाएं, लड़कियां आई गेस हमेशा टॉप पे है. तो एक कहानी है कि एक घर में एक दिन दादाजी बीमार पड़ गए. अब दादाजी बीमार पड़ गए तो दादाजी के बेटे यानी कि उनके जो पति थे, सबसे पहले उन्होंने अपना जेब खाली किया. जब वो थक गए फिर चाचा जी ने जेब खाली किया दादाजी के इलाज में. जब वो भी थक गए, सब बैठ गए, तो मम्मी ने खोला गेहूं का डब्बा, उसमें से निकाला. मम्मी ने खोला आटे का डब्बा, उसमें से पैसे निकाले. तुम जो घर की महिला होती है वो सेविंग्स करने में बहुत एक्सपर्ट होती है. एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, ये सेविंग्स जो हमें सिखाई है ये गलत है कि आप अपने लॉकर में पैसे रख दो, आप गेहूं व्हाटएवर डब्बे में रख दो, आप ड्रॉर में रख दो. अरे वो क्या कर रहा है पैसा वहाँ पे? आप उसको कम से कम यहाँ जहाँ कहीं लगाओ जहाँ मल्टीप्लाई तो है. आप एफडी करते हो, एफडी की बना रिटर्न्स इतनी अच्छी नहीं है जितनी इन्फ्लेशन जैसे मैच नहीं होती, पर आप कहीं तो लगाओ जहाँ थोड़ा तो पैसा बढ़े. आपके लॉकर में पड़ा पड़ा वो कौन सा बढ़ रहा है, वो तो वहीं पड़ा है. और आजकल तो इतनी सहूलियत है कि आपको इमरजेंसी आप फटाफट तोड़ो एसआईपी और आपको पैसे मिल जाते हैं, मिल जाती है. करेक्ट. तो माय पॉइंट इज कि ये सेविंग कॉन्सेप्ट तो हमें सिखा दिया, पर उस सेविंग को हम मल्टीप्लाई कैसे करें वो हमें कभी नहीं सिखाया. तो वी आर रेडी टू सेव एवरीथिंग. हम अपने लॉकर में जाके फटाफट उसको डाल देते हैं, हम ऐसा वहां रख देते हैं, हम ऐसे चुन्नी में बांध के रख देते हैं, हम कहीं रख देते हैं कि कभी काम आएंगे जिंदगी में. अरे भाई अगर 6 साल बाद काम आने हैं वो, तो कम से कम उसमें 30,000 रुपए जुड़ने दो. और आपका क्या जा रहा है, 50,000 रुपए जुड़ने दो. और तो ये कॉन्सेप्ट हमें नहीं सिखाया. करेक्ट, कि पैसे ऐसे ही मत धरा के रखो. हाँ, कहीं ना कहीं पैसा ही पैसे को खींचता है. लेट इट मल्टीप्लाई, लेट इट ग्रो. और जब इमरजेंसी आएगी तो भाई आप तोड़ के कर सकते हो. कोई ये थोड़ी कह रहा आप सारा पैसा उसमें डाल दो, पर कुछ तो करो, कुछ तो बजट एलोकेट करो, थोड़ा बहुत बजट एलोकेशन में, जिससे कॉन्फिडेंस भी रहता है. बिल्कुल. और आपको भी दिखेगा ना जब नंबर बढ़ता है तो आपको भी तो अच्छा लगता है ना कि हाँ कि यार मेरा 12,000 रुपए 5 साल में 2 लाख रुपए हो गया, तो वाह, मतलब आपको भी अच्छा लगता है ना. और शायद कॉन्फिडेंस भी देता है आगे जाके. मतलब जितना ज्यादा आपके पास सेविंग रहेगा, आपके बैंक में पैसे रहेंगे, या चलो ग्रो में पैसे, फिर आप सोचते हो कि मैं अपने बच्चे के लिए आई कैन डू बेटर थिंग्स, मैं उसको अच्छे स्कूल में डालूं, मैं उनको, सो यू कैन डू बेटर थिंग्स. आप अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हो उस चीज में. यू डोंट हैव टू बी डिपेंडेंट अपने हस्बैंड पे हमेशा के यार मैं ये वो बोलेंगे तो मैं ये कर पाऊंगी या ऐसे होगा. तो ये थोड़ा माइंडसेट हमें, मतलब हमें कॉन्सेप्ट्स आते हैं पर हमारे को कॉन्सेप्ट अधूरे बताए हुए हैं. करेक्ट. लाइक फॉर इंस्टेंस हमें पता है कि हमें अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कैसे करना है, बच्चे को कैसे क्लोथ करके भेजना है, कैसे वो क्या खाएगा. हमें पता है अपने पति का ध्यान कैसे रखना है, उसकी प्रोटेक्शन इन अ वे हमें आती है करने. हमें घर को प्रोटेक्ट करना आता है, पर जब हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है हम क्या करते हैं,
कुछ भी नहीं। ना हम पैसे जमा करते हैं, ना हम सेविंग्स करते हैं, ना हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, ना हम अपने पे खर्चा करते हैं, हम कुछ करते ही नहीं है। तो कॉन्सेप्ट पता है, पर कॉन्सेप्ट का एग्जीक्यूशन हमें नहीं आता ढंग से। नहीं आता। मैम आपने अभी बात की कि डिपेंडेंसी रहती है, कि हम हस्बैंड पे डिपेंड रहते हैं, हम कभी मम्मी पे डिपेंड रहते हैं। आपकी इस जर्नी में, बिकॉज मैम एक वुमेन को, मतलब एक जब मेल काम करके घर पे आता है, वो सो जाएगा, थक जाएगा, मैं इरिटेट हूँ आज, मुझे परेशान मत करो, जो करना है करो, मेरे से बात मत करो क्योंकि थका हुआ है। बट मैंने देखा है जब कोई फीमेल या लड़कियां घर पे मेहनत करके आएंगे और आके फटाफट घर पे भी काम करने लग जाएंगे। तो मेरे एक दोस्त है जिनकी बहन भी काम करती है, तो मेरी बहन का तो शादी हो गया तो मेरी बहन काम नहीं करती, बट हाँ मैंने उसको देखा है, उसकी बहन आई काम, तो एक दिन मैं उसके घर पे बैठा तो उसकी बहन आई काम करके 8 बजे और आती किचन में घुस गई और किचन के बाद आधा पौने घंटे बाद खाना बना के निकली। तो मैम आपके इस जर्नी पे कितना इजी रहा था आपके क्योंकि आपने बोला आपकी शादी भी हो गई, तो इन लॉज के साइड से या हस्बैंड के साइड से कितना चैलेंजिंग रहा था वो आपको, वो वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करने के लिए, कि यहाँ पे भी हैंडल करो, प्लस आपने लेट नाइट शिफ्ट्स, शादी के पहले तो सब चलता है, मम्मी तो सपोर्टिव है रहती है, बट शादी के बाद का फिर मैम कैसा रहा? देखो थोड़े चैलेंजेस तो आए थे, क्योंकि दो आई थिंक मेरे हस्बैंड काफ़ी ओपन माइंडेड हैं, और जैसे मैंने आपको बताया कि उन्होंने ही मुझे फाइनेंशियल उसमें भी डाला इन अ वे। करेक्ट। तो वो ये चीज़ थोड़ा समझते हैं, बट आई थिंक थोड़ा सा इन लॉज को समझाना मुश्किल होता है। उनको नहीं समझ आता कि यार ये ऐसा क्या काम है जो रात के 3 बजे तक चल रहा है। हाँ यू नो ऐसा क्या काम होता है। दो मुझे लगता है कि मेरे इन लॉज बहुत सपोर्टिव रहे हैं कंपेयर टू अ लॉट ऑफ अदर इन लॉज जो जिनको बहुत औरतों को प्रॉब्लम हुई है, बट दे आर फ्रॉम अन अदर जनरेशन। देखो ये भी हमें समझना पड़ेगा, और उस वक्त हमें बहुत गुस्सा आता है, मुझे भी आता था, पर आई थिंक एज यू मैच्योर आपको ये चीज़ें समझ आती हैं कि वो एक अलग जनरेशन थी। उस जनरेशन को ये चीज़ें नहीं समझ आती, तो वो आपको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। अगर आपको लगता है कि आपको वो प्रॉब्लम नहीं आएगी तो यू आर मिस्टेकन। कोई भी इन लॉज जितने भी सपोर्टिव हुए, बैक ऑफ द माइंड उनके आता है, बिकॉज उन्होंने कभी ये देखा नहीं है, आप समझो वो चीज़। तो मुझे लगता है ये चीज़ें बदलेंगी विद टाइम। ये ना एक पूरा जनरेशन साइकिल है। करेक्ट। ये सब चीज़ें बदलेंगी। मुझे लगता है देवेन, अगर आप ये पॉडकास्ट और 10 साल करोगे या और 15 साल करोगे, और जब आप 15 साल में इंटरव्यू लोगे किसी के, तो आप ये सवाल ही नहीं पूछोगे, मुझे लगता है। ट्रू। बिकॉज हो सकता है वो थोड़ी जनरेशन चेंज आने लग जाएगी तब तक, एंड जब तक हमारे बच्चे बड़े होंगे तब तक तो मुझे, व्हेन वी विल बिकम इन लॉज, करेक्ट, तो हम तो, मुझे लगता है कि हम वो थॉट प्रोसेस से हट चुके रहेंगे। बट इट इज़ अ रियलिटी, विमेन डू फेस दैट प्रॉब्लम, और उनको डुअल काम करना पड़ता है, बाहर का भी संभालना पड़ता है, घर का भी संभालना पड़ता है। मेन डोंट टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो घर में हाथ बटाएं। आई एम नॉट सेइंग ये जनरलाइजेशन है, बट ये 80% तो ये है, 80% तो ये है। एग्जैक्टली। तो इसका मतलब ये बहुत जगह हो रहा है, और जो नहीं कर रहे वो बहुत कम एक परसेंटेज है, और वो होंगे भी शायद थोड़े से ज़्यादा एजुकेटेड क्लास। करेक्ट। तो ये माइंडसेट चेंज होने में टाइम लगेगा, और यही मैं बात करती हूँ कि परवरिश ये बहुत पहले से शुरू करो। जैसे फॉर इंस्टेंस मेरे घर में, हमारे यहाँ पे जो हाउसमेड आती है, जो काम करती है हमारे साथ, दीदी, आई हैव मेड श्योर दैट शी इन्वेस्ट्स 1000 रुपीज़ फ्रॉम हर सैलरी एवरी मंथ इन SIP। क्यों नहीं करे? और पहले उसको बड़ी परेशानी होती थी कि खर्चा दीदी मैं अपनी बेटी का फीस देती हूँ। मैं कहा कोई बात नहीं, आप सब मैनेज कर लोगे, वो 1000 रुपये आपने यहाँ डालने हैं, क्योंकि उस लेवल पे भी एजुकेशन कौन देगा? हाँ, 1000 रुपये में कुछ होना नहीं है। हम लोगों को वो एजुकेशन उनको समझानी पड़ेगी आसान तरीके से। तो ये कर्तव्य पता है हम लोगों का भी बनता है कि जो इतने शायद फॉर्चुनेट नहीं है कि जिनके बच्चों को स्कूल में सिखाया जाए या उनको खुद पता हो, Correct. उनको कहीं ना कहीं तो एजुकेट, अब उसको समझ आता है कि अब उसको दिख रहा है कि वो 2-2 हज़ार रुपए जो उसने करे, 1-1 हज़ार रुपए, आज वो 10,000 हो गए हैं। Correct, तो वो आप सोचिए कि अच्छा दीदी, हाँ, अब आप समझे, वो वही होता है ना, जब आप वेइंग स्केल पे चढ़ते हो और आप डाइटिंग कर रहे होते हो और आपका वेट ड्रॉप होता है, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। फिर आप और अच्छे से डाइट करते हो और आप वर्कआउट करते हो। ऐसी उसने भी देखा कि उसका महीने में कभी 200 रुपये बढ़े हुए, कभी 500 रुपये बढ़े, कभी कुछ बढ़ा। तो जब वो बढ़ा, या मतलब आई एम गिविंग हाइपोथेटिकल फिगर्स, बट तो उसमें भी कॉन्फिडेंस बढ़ा कि इसमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, मैंने सिर्फ डाला और ये हो रहा है। तो नाउ वो अपने आप खुद करती है, अब वो मैं नहीं करती उसके लिए, अब वो खुद करती है ये। तो ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो अगर आपको ये फ़र्क चाहिए, एंड ये दिस होल टॉपिक ऑफ विमेन एम्पावरमेंट एंड विमेन नॉट डूइंग दिस, आई वांट टू गेट रिड ऑफ दिस टॉपिक
आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम। करेक्ट मतलब मैं नहीं चाहती कि ये टॉपिक आगे हो के यार उनको इतनी क्यों तकलीफ हो रही है, ये बैरियर क्या है, ये सब ये वर्ड्स ही अब ना हटाने पड़ेंगे बहुत जल्दी। हटाने पड़ेंगे, ट्रू। सो आपने कैसे कैटर किया था जब आपने बोला कि थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में प्रॉब्लम था, तो आपने समझाया, झगड़ा हुआ, दोनों हुआ क्या? अच्छा। दोनों हुआ, समझाया भी, थोड़ा बहुत झगड़ा भी हुआ। थोड़ा ऐसा होता है ना कि आप बहुत कुछ कहते नहीं हो तो आप चुपचाप कमरे में बैठ के कमरा बंद कर लेते हो। तो सब हुआ, सब चीज़ें हुई हैं। मेरे लाइफ इज़ वेरी नॉर्मल, लाइक हाउ एनी यू नो अपर मिडिल क्लास लाइफ होती है लोगों की, बिल्कुल वैसे, ऐसा कुछ नहीं है। हुआ थोड़ा टाइम बाद उनको भी समझ आया कि बिकॉज देखो अगर मैं कमा रही हूँ तो मैं कंट्रीब्यूट भी करूँगी, करेक्ट राइट? करेक्ट। हाँ अब ऐसा नहीं है कि सारा बर्डन मेरे हस्बैंड ही लेंगे और मैं नहीं लूंगी। हाँ। तो वो कंट्रीब्यूशन भी देखा फिर उन्होंने, तो उनको भी समझ आया। आया। तो धीरे धीरे ये चीज़ें चेंज होती, पर उस टाइम सब हुआ, सब समझाया भी, थोड़ी बहुत लड़ाई भी हुई, थोड़ी नोक झोंक भी होती थी, थोड़ा बहुत। बट आई थिंक मुझे लगता है मैं अपने से ज़्यादा, मैं देवेंद्र फ्रैंकली इस मीडियम पे बोलना चाहूँगी कि मैं उनको क्रेडिट देती हूँ कि वो उस एज पे समझ गए, क्या बात, मेरे से ज़्यादा। तो मैं ये क्रेडिट उनको डेफिनेटली देना चाहूँगी इस चीज़ पे। एंड ऐसी जब उन्होंने देखा कि ये कंट्रीब्यूट कर रही है या ये अपना कुछ ये देख रही है घर का, ये कर रही है, तो लेटर भी फिर इसको भी वैसे ही काम करने दो जैसे करते हैं। ये बिलीफ सिस्टम टूटता नहीं, बहुत सालों से किसी का एक बिलीफ बना पड़ा है, अब सडनली मतलब मैं तो आपको ये बता सकती हूँ कि एक टाइम ऐसा था जब मेरे हस्बैंड ने मुझसे लोन लिया था। तो मेरे पास ज्यादा पैसे थे उस टाइम पे शायद एक्स्ट्रा। तो मेरे को बड़ी उस वक्त ऐसे फीलिंग हुई, हाँ मैं बिल्कुल लोन दूंगी आपको। तो एंड देन ही रिटर्न टू मी जब उनके पास हो। तो एक ऐसा टाइम था जब उनको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए था, एंड इमेजिन आई हैड दैट, क्योंकि मैंने अपनी सेविंग्स करी हुई थी। करेक्ट। सो देखो यही एक चीज़ होती है, आपको लाइफ में ये सपोर्ट ही करती है चीज़, दोनों हस्बैंड को भी। मैं ये भी कहती हूँ कि काफ़ी टाइम बहुत लोगों को, मेन को ये ईगो भी आ जाती है, एंड विच इज़ ऑल्सो प्रॉब्लम। ये है एक प्रॉब्लम कि लड़के लड़कियां से पैसे मांगने में बड़ा हिचकिचाते हैं, और जबकि लड़कियां हमेशा रेडी होती है हेल्प करने की, उसके बावजूद उनको रहता है, उनका एक ईगो हर्ट हो जाएगा कि यार मैं इससे कैसे पैसे ले सकता हूँ, कैसे ले सकता हूँ, या ये मुझसे ज़्यादा कैसे कमा सकती है, मेरे से ज़्यादा कैसे पैसे कमा सकती है। पर इवेंचुअली क्या हुआ, दोनों का ही फायदा हुआ इसमें। उसको भी सपोर्ट मिल गया उस टाइम पे, मेरे पास वो एक्स्ट्रा था, फिर उसने वापस भी कर दिया, यूज में भी आ गया। करेक्ट सिंपल। तो थोड़ा इट्स ऑल इन हियर। जब हम कुछ पढ़ाते हैं, और आपको तो ये पता होगा, आप तो हो ही इस फील्ड में, कि पहले आप ये क्रैक करते हो, फिर आप स्किल क्रैक करते हो। तो सिमिलर इस केस में भी ना, पहले ये क्रैक करना है, माइंडसेट क्रैक करना है, उसके बाद सब होने लगेगा धीरे धीरे। ट्रू। सो बहुत मैम पर्सनल मैंने पूरा, हम लोग चले गए थे तो, लेकिन काफ़ी इंसाइट ये समझ में आया कि यार इन्वेस्टमेंट करना चालू करो, फैमिली को इन्वॉल्व करो जैसे आपने किया, कंट्रीब्यूट करो ताकि उन लोगों को भी कॉन्फिडेंस बने, और जिससे हेल्प हो सकता है किसी भी वुमेन या किसी भी इवन गर्ल को ग्रो करने के लिए। मैम जैसे फिर आप 60 के बाद गए, 60,000 तक आप पहुँचे, उसके बाद आपकी जर्नी कैसी रही? तो उसके बाद क्या था कि ऑब्वियसली टाइम्स में मैं करीबन 11 साल रही हूँ, तो धीरे धीरे सैलरी इंक्रीमेंट होता रहा। पर टाइम्स में क्या है ना, एक्चुअली टाइम्स क्या, मीडिया में ही इंक्रीमेंट बहुत कम होता है, 7%, 10%, इससे ज़्यादा होते नहीं है, बहुत कम होते हैं। और उस टाइम पे जब मैं थी तो काफ़ी मीडिया इंडस्ट्री का ना बहुत एक डाउन फेज चल रहा था, तो बहुत कम इंक्रीमेंट्स होते थे। तो जब मैंने छोड़ा टाइम्स और मैंने छोड़ा भी इसलिए क्योंकि अब मुझे ना मज़ा नहीं, नॉट बिकॉज ऑफ सैलरी, अब मुझे काम में मज़ा नहीं आ रहा था, बिकॉज हम सेम चीज़ बार बार कर रहे थे। तो एज अ क्रिएटिव पर्सन मुझे उस चीज़ में ना वो सेटिस्फैक्शन नहीं थी। और उस टाइम पे मुझे बहुत लोगों ने कहा, मेरे मम्मी ने कहा स्पेशली, मेरी माँ को सबसे ज़्यादा डर लगता है, मेरी मम्मी ने कहा तुम पागल हो गए हो, इतनी अच्छी जॉब है, इतनी सिक्योर जॉब है, अब तो टाइमिंग की भी प्रॉब्लम नहीं है, तुम बॉस बन गए हो, तुम बॉस बन गए, तुम्हारे नीचे लोग हैं, क्यों छोड़ना चाहते हो, फिर से स्ट्रगल करोगे, मत करो, फैमिली अब तो तुम्हें टाइम है, अब तुम फैमिली शुरू करना तुम्हें चाहिए, तुम्हें हाउ मदर्स आर, ये सब चीज़ें ही बोलती हैं माएँ। एंड तो मैंने उनको कहा नहीं मम्मी, और ये आपने आज कह दिया, आज के बाद मत कहना कि क्यों ऐसे। तो जब हम ये सोच लेते हैं ना कि यार बस अब ये कंफर्ट जोन है, इसीलिए वहाँ डीग्रोथ होने लग गई थी, मेरी ग्रोथ ही नहीं हो रही थी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि अगला क्या करूँ। सेम आइडियाज, सेम कॉन्सेप्ट हो रहे थे, सब कुछ सेम, क्योंकि बहुत कंफर्ट जोन था ना। आप बॉस हो, आपकी टीम है, वो काम भी कर रही है, आप थोड़ा बहुत कर रहे हो, काम भी सेम टाइप का है, तो कहाँ ग्रोथ होगी उसके बाद। तो धीरे धीरे जो भी होता रहा, आई थिंक व्हेन आई लेफ्ट टाइम्स, तो मेरा कुछ मंथली पैकेज होगा करीबन 1 लाख, कुछ 1.25 लाख रुपए का होगा या कुछ होगा, आई थिंक जब मैंने छोड़ा होगा, जब आपने छोड़ा, एग्जैक्टली कुछ 13-14 लाख रुपए का पैकेज होगा मेरे ख्याल से, ऐसा कुछ होगा। तो मैंने ये सोच लिया था कि अब मेरे को टीवी नहीं करना है,
अच्छा, मीडिया से बाहर आना है क्योंकि वहाँ पे हाँ, मतलब सैलरी हाइक मीडिया का। में मैं डिजिटल कर सकती थी, करेक्ट। मैं कुछ और कर सकती थी, एड्स में जा सकती थी कुछ भी, पर मुझे टीवी नहीं, टीवी न्यूज़ नहीं करना न्यूज़ था। नहीं करना हाँ, था। बिकॉज आई सॉ दैट कि अब इसमें मेरे को मज़ा नहीं आ रहा, और मैं एंकरिंग भी कर ली, मैंने शोज भी कर लिए, मैंने सब कर लिया था, मतलब आई हैड डन व्हाट आई वांटेड टू डू। ट्रू। और उसके बाद मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली थोड़े टाइम बाद, मतलब आई थिंक 2-3 महीने में मिल गई थी। और मुझे डॉक्टर विवेक बिंद्रा की कंपनी ने अप्रोच किया था, एंड वहाँ पे फिर मैंने ज्वाइन किया। आई थिंक तब मैंने जब ज्वाइन किया होगा तो शायद मेरा पैकेज कुछ 20 लाख के आसपास होगा मुझे। ओके, सो यहाँ पे आपको एक थोड़ा मुझे जंप मिल गया। Jump देखो, मिला। जंप आपको हमेशा तब मिलता है जब आप स्विच करते हो, ये तो है ही। तो जब भी आप स्विच करो, आप कोशिश करो अच्छी नेगोशिएशन हो जाए और आप उसकी वर्थ दे सको उनको। सिर्फ इसलिए आप नेगोशिएशन करो कि मैंने जंप किया और मुझे तो 40% हाइक चाहिए, तो ऐसे हाइक नहीं मिलती है। आप अपनी वर्थ उसको प्रूव करके बताओगे कि मैं आपको क्या दे सकता हूँ, आप मुझे इतना दो, तो वो आपको देगा भी। ही विल बी हैप्पी टू हियर कि आप क्या कर सकते हो उसके लिए। तो एंड विवेक सर में क्वालिटी है कि आई थिंक वो आदमी को परखने में काफ़ी अच्छे हैं। अच्छा, सो आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा को बोल रहे हो कि वो आदमी को परखने में। हाँ, कि कौन कितना कंपनी में कंट्रीब्यूट कर सकता है, उनको पता है। उनको बहुत पहले पता चल जाता है, मुझे लगता है। तो उन्होंने हायर कर लिया मुझे, और वहाँ पे फिर धीरे 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 ग्रोथ होती रही। वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा मैम आपका डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ? एक तो ना इन्फ्लुएंसर के साथ काम करने का एक्सपीरियंस पहली बार था। हाँ। तो और वो भी काफ़ी बड़ा इन्फ्लुएंसर। तो इसमें भी उनके साथ काम करने के अपने चैलेंजेस होते हैं। आपको उनके मूड के हिसाब से थोड़ा काम करना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है कि वो क्या सोच रहे हैं। तो स्पेशली अगर आप उनके साथ कंटेंट में काम कर रहे हो, अगर आप दूसरे डिपार्टमेंट्स में हो तो वो अलग बात है, वो आपका डायरेक्ट कनेक्ट ऐसा नहीं है। सो बेसिकली आपका कंटेंट क्रिएशन का जर्नी या कंटेंट क्रिएटर्स के साथ काम करने का जर्नी यहाँ से शुरुआत हुआ था। राइट। तो और यहाँ भी मैंने ऐसा नहीं कि आते ही मैं हेड बन गई थी। तो यहाँ भी मैंने ग्रो किया है, एंड यहाँ मैंने बहुत फास्ट ग्रो किया है, क्योंकि जब ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी कम होती, छोटी होती है और आपको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलती है। यहाँ पे भी कोई ऐसा भेदभाव नहीं होता यार कि लड़की है लड़का है, मतलब आई नेवर सॉ दैट हियर। तो मेरी ग्रोथ काफ़ी, पहले मैं कुछ वीडियोस करती थी, पहले मैं इंटरव्यूज़ लेती थी, फिर मैं धीरे धीरे कोर्सेज बनाने लगी, फिर मैं उनको थोड़ा थोड़ा यूट्यूब वीडियोस में उनके साथ काम करने लगी। बेसिकली उनके कंटेंट में मैंने समझा कि कंटेंट कैसे होता है। तो उन्होंने, मैं ये कहूँगी कि समझाया मुझे कि जब मैं न्यूज़ चैनल में थी ना, तो मुझे ये समझ आता था कि कंटेंट क्या है, और हम अपने लिए कंटेंट बनाते थे। विवेक सर के साथ मुझे ये समझ आया कि कंटेंट दूसरों के लिए कैसे बनाते हैं। क्योंकि आप देखोगे न्यूज़ चैनल के शोज शायद बहुत लोग देखते नहीं है, सिर्फ थोड़ा बहुत देख के। तो हम वो शोज अपने लिए बना रहे होते हैं, मुझे लगता है, और अपनी खुशी के लिए बना रहे होते हैं। पर उनके साथ ये समझ आया कि दूसरे को समझाने के लिए और दूसरे की खुशी के लिए कंटेंट कैसे बनाया जाता है। सो दैट्स आई थिंक माय नेक्स्ट लर्निंग दैट हैपेंड। और ये मेरे कंफर्ट जोन से बाहर था, क्योंकि मैं पहली बार, आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट बताती हूँ। मैं पहली बार उन्होंने मुझे एक वीडियो करने को कहा। उन्होंने मुझे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दिया, मैंने वो वीडियो की स्क्रिप्ट लिखी, ये सब किया, और मैं उनसे डिस्कस किया, एंड आई वाज वेरी श्योर कि बहुत खुश होंगे। वो कहते हैं ना, शाबाशी देगा। तो मैं पूरे उस माइंडसेट से गई थी उनके पास, और जैसे ही मैं गई तो उन्होंने सब रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने एंड इन अ वेरी नाइस वे, उन्होंने सब रिजेक्ट कर दिया, और उन्होंने कहा, और उन्होंने मुझे समझाया कि क्या गलती थी मेरी, कि क्यों मैंने सब रिजेक्ट किया। एंड देन आई रीरोट एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू व्हाट आई अंडरस्टूड फ्रॉम हिम। एंड दैट्स हाउ माई जर्नी ऑल्सो स्टार्टेड ऑफ, यू नो, कि कंटेंट कैसे करना है, और यूट्यूब का कंटेंट कैसा होना चाहिए, मासी कंटेंट क्या होना चाहिए, लोगों को कैसे समझा सकते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सिंप्लीफाई कैसे करना है। तो ये सब चीज़ें तब मैंने उनसे सीखी, और वहाँ से आपने शुरुआत की। और या कितना फिर मैम ग्रोथ हुआ? तो आई थिंक उनके साथ मैंने करीबन 3 साल काम किया, एंड फ्रॉम व्हाट आई स्टार्टेड, मैं उनके साथ ऑलमोस्ट 40-42 लाख के पैकेज पे पहुंच गई थी पर एनम पहुंचे। ओके। फिर तो मैम यहाँ पे मैं समझा कि यहाँ से आपने मीडिया से पूरा कंटेंट क्रिएटर्स के साथ आपकी यहाँ से अभी स्टोरी यहाँ तक पहुंची है, बहुत चैलेंजेस के साथ, बहुत मेहनत करते करते आपने ऑलमोस्ट 14 ईयर्स मैम, कितना कुल मिला के? करीबन 14-15 साल होने वाले हैं। 14-15 साल से आपने काम करते करते। तो BMW कब लिया आपने वैसे? BMW मैंने तब ले ली थी जब मैं विवेक सर के साथ काम मतलब जब आप यहाँ पे आए थे बड़ा बिजनेस, मैंने तब ले ली थी। और तब तक मैंने, इनफैक्ट मैंने उनको ज्वाइन करने के कुछ समय बाद ही ले ली थी।
अच्छा। और उसी टाइम कोविड आ गया था, तो मुझे सबने बोला कि तूने अपना सारा पैसा इसमें लगा दिया है, अब सेविंग्स अब कैसे करोगे अगर कुछ हो गया, अगर जॉब चलेगी। को बड़ी अनसर्टेनिटी थी भाई वहाँ पे उस टाइम पे कि कोविड है, समझ नहीं आ रहा। और मैंने तो नई नई जॉब ज्वाइन की थी, तो मुझे तो ये भी नहीं पता था कि यहाँ कितने टाइम टिकेंगे और उनको कितनी जरूरत होगी मेरी, क्योंकि कोविड के उस टाइम पे किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो तब भी मेरे को मेरी मम्मी ने कहा गाड़ी क्यों ले ली, यू नो। मैं वही कहती हूँ, मैं अपनी मम्मी को मैं इसीलिए उनको ये समझाती हूँ कि एक बीइंग अ वुमन उनका माइंडसेट ही नहीं खुला। वो यही चीज मैं मदर्स को कहना चाहती हूँ कि आप इनकरेजमेंट, आपको कुछ समझाना है, प्लीज डू, देयर इज नो हार्म, पर उसको आप रैप करके मत समझाओ, एक रैपर के साथ मत समझाओ उसको, असलियत के साथ समझाओ। तो वो चीज अगर मुझे वैसे समझाई होती तो मैं शायद डिसीजंस अलग तरीके से लेती है कुछ। बट ऐसा नहीं था कि मैंने खरीद लिया तो मेरी सारी सेविंग्स खत्म हो गई थी मेरे पास, क्योंकि आपने बताया कि आपने एग्जैक्टली मेरे सब्सटैंशियल अमाउंट मेरा तब भी था। तो पर मेरे को एक उस वक्त थोड़ा डर लगा कि मैंने काफी मोटा पैसा एक एसेट में डाल दिया है, और ऐसा एसेट जो मैं बेचूंगी तो डिप्रिशिएट ही होगा। तो काफी लोग इसलिए कभी गाड़ी, इतनी महंगी गाड़ियां नहीं लेते, क्योंकि उनको पता है थोड़ा डिप्रिशिएटिंग होता है, तो व्हाई टेक सच। बट मेरा एक ड्रीम था, तो मैंने इसलिए उस तरीके से मैंने सोचा था। आई वोंट से कि एक नेसेसिटी थी वो मेरे लिए, बट आई वांटेड टू अचीव समथिंग। मेरे लिए कुछ माइलस्टोन्स हैं जो मुझे और इनकरेज करते हैं बेटर करने को। नेक्स्ट माइलस्टोन फिर क्या है मैम आपका? अभी तो नेक्स्ट माइलस्टोन मेरा बहुत दूर है। आई वांट टू बाय अ गुड हाउस आगे चल के, बट अभी नहीं, उसमें मेरे को 10 12 15 साल हैं अभी। आई एम हैप्पी विद व्हाट आई एम। तो मतलब बिग परचेज माइलस्टोन्स अगर आप कहो तो वो मेरा अब एक नेक्स्ट बिग परचेज माइलस्टोन वो है। हाँ, बट अदरवाइज आई हैव इन्वेस्टेड इन रियल एस्टेट, वो ऑलरेडी है ऐसी इन्वेस्टमेंट्स मेरी छोटी मोटी। तो देखते हैं, अगर वो प्रभु ने चाहा तो हो जाएगा, जरूर होगा। और उसकी तरफ प्लान करूंगी। ऐसे मन से कह दिया और मैनिफेस्ट किया और वैसे नहीं कर रही, पर उसकी तरफ प्लानिंग भी करूंगी कि कैसे वो कर सकती हूँ। तो वो फेज अब मेरा शुरू होगा, क्योंकि उसके लिए ऑब्वियसली मुझे सब्सटैंशियल फंड्स चाहिए। करेक्ट। तो दैट्स माय नेक्स्ट गोल। सुपर। सो मैम, अभी जब कंटेंट क्रिएटर्स के साथ आपने काम करना चालू किया, सो उसके बाद जैसे आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ तो आपने काम किया, फिर राज शवानी हुए, रणवीर हुए, A2 अरविंद अरोरा हो गए, और काफ़ी क्रिएटर्स के साथ काम चालू किया। बहुत सारे ऐसे भी है जो इवन कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में भी आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है? तो आपके हिसाब से कंटेंट कोई भी अगर बना रहा है तो एक टिप, क्योंकि आपने इतने लोग के साथ काम किया, देखा है, कंटेंट को समझा है, कोई क्रिएटर अगर यूट्यूब पे वीडियो बना रहा है तो उसको क्या ध्यान रखना चाहिए या कैसे शुरुआत करना चाहिए? कि बिकॉज वो फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर ही सबके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, तो वहाँ तक के लिए कैसे पहुँचा जाए और क्या ध्यान रखना चाहिए? बेसिकली एक हैक टाइप क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो देखो, आपको कंटेंट उसी चीज़ के अराउंड बनाना चाहिए जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो। आप अगर आपको आता फाइनेंस है पर आप सिखा कुकिंग रहे हो, तो वो चीज़ जस्ट बिकॉज क्योंकि उसको ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं, करेक्ट, हाँ, या डांसिंग सिखा रहे हो, वो आप सस्टेन नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो आपका इनेट पैशन नहीं है। तो आप ये पहले बहुत इंपॉर्टेंट सोच लो कि आपने कंटेंट किस जर्नी में बनाना है, मतलब क्योंकि एक लंबी जर्नी है। ये आपकी जर्नी 1 साल में नहीं खत्म होगी, ये आपकी नेक्स्ट 10 साल की जर्नी हो सकती है। तो आप एंड ऐसा नहीं कि उस जर्नी में पिवट्स नहीं आते, जरूर आते हैं, पर आप ये सोच लो, जैसे आप रणवीर की इतनी बात करो, व्हाई एवरीबॉडी फॉलोज रणवीर, उन्होंने भी फिटनेस से शुरू किया, फिर मोटिवेशन किया, फिर वो अब पॉडकास्टिंग की जर्नी उन्होंने शुरू की अपनी। सो ऐसा नहीं, बट ही वाज पैशनेट अबाउट फिटनेस, वो करते थे वो चीज, ही हैड लॉस्ट वेट, ही हैड। सो आई एम सेइंग व्हाट यू आर पैशनेट अबाउट, जो आपको आता है और भाता है, आप उस चीज से कंटेंट शुरू करो। एंड दूसरी चीज, प्लीज डोंट गिव अप। Don't give up if you see 50 views, if you see 40 views, if you see 100 views. Please, मतलब 6 महीने आंख बंद करके आपने ये करना है। जैसे आप हर रोज उठ के नहाते हो, खाना खाते हो, वैसे ही आपने उसको एक रूटीन बनाना है कि मैंने हर रोज कुछ ना कुछ डालना है, या हर दूसरे दिन आप अपना शेड्यूल उस हिसाब से बना लो कि मैंने डालना ही डालना है कंटेंट, मैंने कंसिस्टेंसी नहीं छोड़नी है। करेक्ट। ये 2 चीजें आप कर लोगे ना, आपकी जर्नी में, हाँ, आपकी जर्नी में आपको मजा आने लगेगा। करेक्ट। मेरे को भी लगता है कि यही 2 चीजों में लोग गिर जाते हैं। मेरे को लग रहा है कि मैम कंटेंट क्रिएटर्स के अलावा कोई भी फील्ड में अगर सक्सेस चाहिए, मिनिमम मेरे को लग रहा है कि 5 साल तो देना चाहिए एक अच्छे मूवमेंट को देखने के लिए। देखो, बाकियों में क्या होता है कि देवेन, दूसरी चीज़ों में आप 5 साल देते हो, बट यू आर ऑल्सो गेटिंग पेड अ सैलरी।
हाँ बट इन एग्जैक्टली, कंटेंट क्रिएशन आपको कोई पे नहीं कर रहा कुछ, तो आप उसको उसके लिए अलग sustain- मोटिवेशन चाहिए। Exactly. तो इसके लिए आपको डबल ट्रिपल मोटिवेशन मोटिवेशन चाहिए चाहिए, करने के लिए। करेक्ट। और ये आप तब तक करोगे जैसे आप कुछ और साथ में काम करो, तो ये आपका एक साइड हसल होगा जब तक आप थोड़े एस्टैब्लिश ना हो जाओ। Correct. मतलब आई एम अज्यूमिंग जिसके पास लग्जरी है कि वो कर सकता है, ग्रेट, आप करो, Correct. बट अक्सर ऐसा नहीं होता। तो वहाँ पे बंदा दम तोड़ देता है, एंड उसकी कोई गलती नहीं है, ये बिल्कुल हो सकता है। तो आपको एक अलग ही माइंडसेट लेकर, लेज़र शार्प फोकस लेकर अपने आप को ऐसे हर रोज़ ड्रिल करना है दिमाग में आपके कि यार करना है करना है करना है, फिर करना है करना है करना है ना, रूटीन ही बन जाएगा रूटीन कि यार आया हूँ तो अब ये करके उठता हूँ। करेक्ट रूटीन बन जाता है, एंड ये होता है, पर वो जब तक रूटीन बनता है तब तक ही लोग छोड़ देते हैं। करेक्ट। तो ये दो चीजें फॉर अ न्यू कंटेंट क्रिएटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड क्योंकि आप न्यू हो, आप वैसे ही लेट घुस रहे हो कंटेंट क्रिएशन में, ऐसे ही लेट घुस रहे हो। कंटेंट क्रिएशन में इतनी, अब वो कहते हैं ना, भसड़ मच गई है कि यार किसको देखूं, क्या देखूं, क्या है समझ ही नहीं आता। तो अब आप नए घुस रहे हो, अपना एक नया मार्क बनाना चाहते हो, तो आपको भाई पूरे जतन तो लगाने पड़ेंगे, पूरी AK-47 लगानी पड़ेगी अपनी, तब जाके कुछ हिलेगा वहाँ से। बिल्कुल। और ऐसे सोचोगे यार कि मैं बन जाऊंगा, ऐसा नहीं होता, इट्स नॉट दैट इजी। करेक्ट। ऐसा नहीं कोई 50 लाख रुपए का पैकेज बनाता कि मैं कर लूंगा, मेहनत करता है, मेहनत करता है, और तो ये सेम प्रोसेस हियर, बट दीज टू थिंग्स यू शुड बी क्लियर अबाउट एटलीस्ट इन द स्टार्ट ऑफ योर जर्नी। उसके बाद आप पिवट करो, कुछ नया आ जाए, आप पॉडकास्ट शुरू करो, आप कुछ करो, दैट इज डिफरेंट, वो करना ही पड़ता है, इट्स लाइक इवॉल्विंग। हाँ, फिर तो इवॉल्व होते रहो। बट यू शुड नो मैंने चैनल किसका बनाना है यार, किस चीज़ का बनाना है, क्या करना है उसमें, और किस तरह का कंटेंट करना है। थोड़ा सा आपको अपना कंटेंट की लाइब्रेरी बनानी पड़ेगी, ये मेहनत है, इट्स नॉट अ जोक, या इट्स नॉट अ जोक, एंड दोज हु थिंक इट्स अ जोक विल नेवर बी सक्सेसफुल। मैम यहाँ पे ना एक और चीज़ दिमाग में आती है कि आपने एक्सटेंसिवली वो एरा से आप काम करो, ऑलमोस्ट 14 ईयर्स पहले इंडिया का क्या हाल था, मतलब जियो के बाद बहुत तेज़ी से चीज़ें बदली है। मेरे को आपको यहाँ पे एक चीज़ पूछना है, जब आप 23-24 साल की उम्र से आपने काम चालू किया, और आप आज ऑलमोस्ट 36 के हो, आप हो अराउंड, तो 21 साल से मैं काम कर रही हूँ, जब मैं 21 साल की थी, 21 साल से काम कर रहे और अब मैं वैसे 38 की हो गई हूँ। 38 तो बहुत लंबा। 18 साल हो गए, 18 नहीं 17 साल हो गए, 17 साल हो गए। हाँ, हाँ, पर बीच में मैंने ब्रेक्स लिए ना, तो हाँ। मेरा एज, मतलब वर्किंग एज इज 15 ईयर्स। 15 ईयर्स, हाँ, तो इसको इस तरीके से चालू करते। 21 ईयर्स से आपने काम करना चालू किया, एंड आप आज ऑलमोस्ट 38 के हो चुके हो। क्या मैम डिफरेंस आपने देखा जो उस समय नहीं था और आज है, जिसकी वजह से एक एडवांटेज बहुत ज़्यादा मिलता है हमारे यूजर्स को, मतलब हम जैसे लोग को ज़्यादा तेज़ से ग्रो करने के लिए? सबसे बड़ा एडवांटेज आज की जनरेशन को जो है, जो आई विश मेरे टाइम पे होता, इज़ सोशल मीडिया, इज़ ऑनलाइन पेनिट्रेशन। जियो ने बहुत कमाल कर दिया और बहुत सारे घोड़े खोल दिए, और अगर मेरे टाइम पे ये होता तो मैं तो फाड़ देती। मैं तो, मुझे लगता है कि शायद मैं ये भी कह सकती हूँ, कुछ लोग कह सकते हैं आपने क्यों नहीं शुरू किया, या उस टाइम पे आपने, पर मेरे पास नॉलेज ही नहीं थी देवेन उस टाइम करने की। मैं मीडिया में होते हुए नहीं मुझे पता था कि कैसे करना है, कैसे करना है। तो और जब तक मैंने किसी को ज्वाइन किया, समझा, तो तब मुझे समझ आई चीज़ें। बट अगर मेरे पास कोर्सेज होते, जैसे आजकल इतने कोर्सेज हैं ऑनलाइन सीखने के, कंटेंट क्रिएशन के, क्योंकि मेरा फील्ड हुआ है, आपको अगर डेटा में सीखना है तो आप डेटा के कोर्सेज करो, करेक्ट, पर आपके पास एक्सेस है, आप मेरे पास वो एक्सेस ही नहीं था। आई विश मेरे पास वो एक्सेस होता, तो बहुत शायद लाइफ में मैं और भी कुछ बहुत अचीव कर पाती। तो ये एक मेरे को लगता है आज की जनरेशन के पास बहुत बड़ा एडवांटेज भी है, और कभी कभी ये डिसएडवांटेज भी हो जाता है कि आपके पास बहुत एक्सेस है, तो यू डोंट नो समटाइम्स कि क्या चूज करें। बट मेरे को लगता है कि ये हमेशा एडवांटेज ही रहेगा, एक पावर ऑफ इंटरनेट। बिल्कुल, ये एडवांटेज ही आपको कि द वर्ल्ड ऑफ चैट GPTs, एंड जैसे जैसे चीज़ें हो रही हैं AI में, और जैसे जैसे कंटेंट क्रिएशन में सोशल मीडिया पे चीज़ें बदल रही हैं। मैं तो अब पूरी कंपनी चलाती हूँ जो कंटेंट क्रिएशन करती है इन्फ्लुएंसर्स के लिए, और उनकी पूरी यूट्यूब जर्नी संभालती है। तो आई सी द डिफरेंस नाउ, एंड मतलब मैं तो अभी भी लर्न कर रही हूँ कि क्या होता है। बट अगर यही चीज़ मुझे पहले मिल गई होती तो पता नहीं, अगर मैं शायद पहले ही कंपनी शुरू कर चुकी होती, शायद ऐसी इन्फ्लुएंसर बन चुकी होती कि आज आप मेरे को फॉलो कर रहे होते। तो बहुत डिफरेंस है उस चीज़ में, डेफिनेटली। और एक और चीज़ जो मुझे लगती है कि आई थिंक ये हर जनरेशन में होता है कि एक ओपननेस ऑफ सोसाइटी, ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये चीज़ें हो रही हैं, डिफरेंट करियर्स लोग ले रहे हैं, ऑप्शंस बहुत बढ़ रही हैं। मतलब जब मैंने मीडिया ज्वाइन किया था तो मुझे मेरे सब घर वालों ने मना किया था कि मीडिया कौन जाता है, तुम इतनी इंटेलिजेंट हो। मेरे बोर्ड्स में
ट्वेल्थ में 90% आए थे. ओह, क्या तो बात है। आई कुड हैव डेफिनेटली डन एन MBA एंड यू नो थिंग्स लाइक दैट, बट आई वेंट अगेंस्ट देयर विशेज एंड आई सेड नहीं, मुझे यही करना है क्योंकि इसमें मेरे को इंटरेस्ट है. बट सपोर्ट से पहले तो मुझे ना ही सुनने को मिला था करेक्ट कि आप एक बार MBA कर लो, कुछ कर लो, ये कर लो, वो कर लो, तो यू नो. तो मुझे लगता है वो ओपननेस आ गई है. पेरेंट्स आर रेडी. अगर कोई कहता है मुझे गेमर बनना है तो पेरेंट्स ये नहीं कहते मत बन. पेरेंट्स कहेंगे अच्छा तू ट्राई कर ले. ट्राई कर लो. तो वो थोड़ी ओपननेस आ गई है. बट आई थिंक वो हर जनरेशन में होता है. हर 10-15 साल में आपको ओपननेस दिखेगी Correct, बिकॉज correct. ऑफ जितना भी इन्फ्लक्स हो रहा है. बट आई थिंक द मेन रीजन जो ये है इज द ऑनलाइन पेनिट्रेशन, द वर्ल्ड ऑफ सोशल मीडिया एंड ऑनलाइन लर्निंग की अपॉर्चुनिटीज. आई थिंक ये 3 चीज़ें जो थी जो मेरे टाइम पे अगर होती तो बॉस गेम वुड हैव बीन डिफरेंट. ट्रू सुपर. सो मैम बहुत अच्छा आपने क्लैरिटी दिया. बहुत मतलब ये पॉडकास्ट जो देखेगा उसको ये समझ में आ जाएगा कि कैसे हम अपने चैलेंजेस को भी हटा के लगातार अगर काम कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट के साथ साथ अपने शौक भी पूरा कर सकते हैं. तो बोरिंग काम भी कर सकते हैं, एट द सेम टाइम अपने शौक भी पूरे कर सकते हैं. प्लस अपने पैशन, तो आपने जॉब किया, आज आप अपने पैशन को खाली फॉलो कर रहे हो और आई एम श्योर आप यहाँ पे भी तोड़फोड़ मचा ही रहे हो. तो एक बार नंबर के लिए मैम क्विकली अभी हम रैपिड फायर राउंड पे करेंगे. मैं 3 क्वेश्चन धाड़ धाड़ पूछूंगा आपको, आप मेरे को आंसर करोगे एक बार फटाफट बिना सोचे समझे. तो रैपिड फायर का तो एक ही चीज़ है कि मैं पूछूंगा और आप जवाब दोगे बिना सोचे समझे. देखते हैं कितना रैपिडली मैं जवाब दे सकती हूँ. तो मैम फर्स्ट चीज़ बड़ा कॉमन क्वेश्चन है जिसमें सबको समझ में मतलब ये क्वेश्चन ऐसा है कि जहाँ पे लोग को फट से आंसर मिल जाना चाहिए कि यार ये भी मुझे करना है. आपके पूरे 14 ईयर्स के जर्नी पे इन रिस्पेक्ट टू मनी सैलरी फ्रॉम 2 लाख टू 55 लाख रुपीज़, वन स्किल दैट हेल्प यू डू मोस्ट. एक स्किल जो आपको सबसे ज़्यादा हेल्प किया आपके पूरे इस सैलरी के जर्नी पे जहाँ पे 2 लाख टू 55 लाख के एनम तक आप पहुँचे. आई थिंक कंटिन्यूस लर्निंग. मैंने अपनी लर्निंग पे बहुत स्पेंड किया. मैंने इन द सेंस मैंने कोर्सेज किए, मैंने लोगों से सीखा. एंड द रीज़न वाई आई जॉइन विवेक सर वॉज बिकॉज अगर सीखना है तो बेस्ट से सीखना है, वरना सीखने का कोई फ़ायदा नहीं है. जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया कि अगर जो भी मुझे करना है मैं बेस्ट से करूँगी. तो मुझे पता, मैंने उनका कंटेंट देखा. बहुत लोगों को नहीं पसंद आता, बहुत लोगों को आता भी है, पर जो वो कहते हैं वो याद रहता है. तो सीखना है तो बेस्ट से सीखो भाई. सुपर. सो लर्निंग, कंटिन्यूस लर्निंग कोर्सेज से करते रहो, आजू बाजू से लर्न करते रहो. सेकंड मैम, व्हाट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग समृति मैम ओन? अभी तो गाड़ी ही है. 55 अगर लाख मैं की. अपनी अर्निंग से बोलूँ तो इट्स द BMW जो आपको बहुत, आपने जिसका पॉडकास्ट में बहुत चर्चे किए हैं. तो हाँ जी, वो BMW इज माय मोस्ट एक्सपेंसिव परचेज. वर्स्ट परचेज ऑफ योर लाइफ? वर्स्ट परचेज, कोई ऐसा चीज़ खरीद ली और आपको लग रहा है कि यार ये तो नहीं खरीदनी चाहिए थी, या मिस्टेक हो गई, पैसे बर्बाद हो गए? यार ऐसे बहुत बड़ी कोई मैंने चीज़ कभी नहीं खरीदी जिसमें मुझे ऐसा लगा हो कि मिस्टेक हो गई. मेरे को वॉचेस का शौक है तो मैं थोड़ी एक्सपेंसिव वॉचेस लेती हूँ, बट देन वो आई यूज़ देम. ऐसा नहीं कि वो मुझे मिस्टेक लगती है. बट हाँ, मुझे लगता है कि आई अननेसेसरली स्पेंड मैंने काफ़ी किया है ऑन क्लोथ्स एंड थिंग्स लाइक दैट, जो मुझे लगता है कि इतनी ज़रूरत नहीं थी. एंड आई थिंक वो अननेसेसरी एक्सपेंडिचर था. एंड ओवर बाइंग, ऑलवेज थिंकिंग होता है ना प्रॉब्लम लड़कियों की कि मेरे पास तो कुछ पहनने को ही नहीं है. तो वो आई थिंक अननेसेसरी मैंने काफ़ी एक्सपेंडिचर. कौन सी महंगी घड़ी मैम कर दी आपने? तो आई थिंक जो सबसे मेरी महंगी घड़ी है दैट इज़ बल्गारी सर्पेंटी, एक वॉच है. इट्स लाइक अ स्नेक, ऐसे वो वॉच होती है. इट्स क्लोज टू अबाउट, जब मैंने ली थी इट वाज क्लोज टू अबाउट 10.5 lakhs. सुपर. मतलब 10.5 लाख की घड़ी बहुत ही मुश्किल से मैंने ली थी, पर मेरे को क्योंकि शौक था. और वो मैंने EMI पे ली थी, मैं ये भी बता देती हूँ. वो कैश दे के नहीं ली थी, बट ऑब्वियसली मैंने EMI चुका दी. एंड आई एम नॉट एन एडवोकेट ऑफ EMI. मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि आप ऐसा नहीं कि आप बस एक ख़त्म हुई दूसरी शुरू करो. करेक्ट. बट जब आपको लगता है आप में स्टेबिलिटी है और आप EMI ले सकते हो, देन यू कैन डू इट एंड बाय सर्टन थिंग्स इन लाइफ जो आपको शायद चाहिए. सुपर. सो एक परफेक्ट एग्जांपल हो मैम आप, जहाँ पे आप शौक के साथ साथ नेसेसिटी को पकड़ के चल रहे हो, वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल. वरना बहुत लोग सिर्फ शौक ही पूरे कर लेते हैं, बहुत लोग सिर्फ नेसेसिटी ही पूरे कर लेते हैं. आप दोनों को मैनेज करके चल रहे हो. मैम वन लास्ट क्वेश्चन. इसका एक ही वे है देवेन, आप बहुत पहले लाइफ में आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दो. ये जो होता है जिनके पास पैसा है वो करते रहेंगे. मेरे पास कोई पैसा ऐसा नहीं था. मैंने कभी नहीं सोचा था ये सब चीज़ें होंगी. आपने 14 साल मेहनत की मैम. मैंने बिल्कुल मेहनत की, बट मैंने
मैंने मेहनत के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी किया, मैंने पैसे भी अपने इन्वेस्ट किए, मैंने सिर्फ उस पैसे को खाया नहीं है और उड़ाया नहीं है, और मैंने सब कुछ किया है देवेन। मैंने ट्रिप्स किए हैं, मैंने हॉलीडेज की हैं, मैंने वेकेशंस किए हैं, मैंने अपने पेरेंट्स को गिफ्ट्स लेके दिए हैं, मैंने अपने हस्बैंड को लोन दिया है, मैंने गाड़ी ली है, मैंने सब किया। और ये मैंने इसीलिए किया है कि मैं एक तो मेहनत करके एक लेवल पे पहुंच पाई, और दूसरा मैंने अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को नहीं रोका, वो चलते रहा, वो कभी बिल्कुल भी चलते नहीं रहा। रुका तो अपना। ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि आप सब कुछ कर सकते हो, उसमें कोई ये नहीं ऊपर नीचे, पैसा नहीं पैसा, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तो 17,000 की सैलरी से शुरू किया भाई, 17,000 हाँ, सैलरी तो चालू करके ऑलमोस्ट आप 10.5 लाख की घड़ी आपने ली थी, जो आपकी बिल्कुल मेजर महंगा शौक था। बिल्कुल। और वो मैंने थोड़ा अभी मतलब ऑब्वियसली जब काफी कमा लिया काफी तभी, कमा लिया पहले उसके नहीं बाद, ली। हाँ। मतलब वही But, बेसिकली लोग को समझना चाहिए कि ये ओवरनाइट सक्सेस वाज अ हार्ड वर्क ऑफ 14 इयर्स। बिल्कुल, अब दिख रहा है वो, अब फ्रूट्स दिख रहे हैं उसके, बट उसके पीछे का मेहनत नहीं जानता कोई। करेक्ट, वो फ्रूट अब दिख रहा है आपको, अब दिख रहा है। एग्जैक्टली। करेक्ट करेक्ट। कंपाउंडिंग, जैसे हमने बोला ना कि कंपाउंडिंग का Exactly. पावर एक है। बिल्कुल। मैम वन लास्ट क्वेश्चन, अगर आपके हाथ में कोई पावर रहेगा चेंज करने के लिए फॉर वुमेन स्पेसिफिकली, व्हाट वुड यू चेंज? आई थिंक आई वुड चेंज दिस होल जजमेंट दैट गोज अराउंड विमेन। मुझे ना ये जजमेंट बिल्कुल नहीं पसंद कि अगर ये थोड़ा तैयार होके आई है तो स्टाइल मार रही है, अगर ये थोड़ा हंस के उससे बात कर रही है तो लाइन मार रही है, अगर ये ऐसे, प्लीज़ ये जजमेंट ना, अब बहुत टाइम हो गया, अब हम काफ़ी पढ़े लिखे और 21st सेंचुरी में आ गए हैं, तो हम नहीं कहते जब कोई आदमी बहुत ड्रेसअप होके आ रहा है कि ये इसको पटाने आया है, हम तो नहीं कहते, ना ही हमने ऐसा शायद एज अ नॉर्म देखा है ये। पर अगर हम थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा आउट ऑफ द वे कर लें, या हल्का सा स्ट्रैप वाला ब्लाउज पहन लें, तो ये तो, इसको तो शर्म ही नहीं है। तो ये जजमेंट मुझे हटानी है सबसे पहले, तो बहुत चीज़ें इससे सॉल्व हो जाएंगी। एग्जैक्टली कि बहुत लोग के माइंडसेट में, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर किसी से हंस के बात कर लिया तो बॉस को तो लगता है कि चले यार ये तो अपनी टीम मेंबर है, तो बिल्कुल काम बनी जाएगा। दूसरों को लगता है कि पटा रही है, जो जिसको हंस से बात करी उसको लगता है कि मैं इसका एडवांटेज ले सकता हूँ। मतलब भाई ये जजमेंट छोड़ो। नहीं मैम, बहुत अच्छी बात की आपने कि अगर वो माइंडसेट में अगर शिफ्ट आ गया तो मेरे को लग रहा है कि फिर ऑटोमेटिकली एक सेफ्टी एनवायरनमेंट वुमेन के लिए क्रिएट हो ही जाना है। True. सुपर मैम, बहुत मज़ा आ गया आपसे बात करके, बहुत क्लैरिटी यहाँ पे मेरे को खुद को बहुत सीखने मिला है आपसे कि कैसे शौक और नेसेसिटी को संभाल के चलना है। मेरे को लग रहा है मैं आज तक सिर्फ नेसेसिटी ही देखता था, बट आपने मेरे को लग रहा है एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया शौक के लिए। मैं उस स्टेज पे हूँ, अब हमारे व्यूअर कौन से स्टेज पे रहेंगे उसे आपसे समझ पाएंगे। इस कन्वर्सेशन से बहुत कुछ सीखने मिला, थैंक यू सो मच मैम। और अगर ये पॉडकास्ट मेरे को मतलब 100% श्योर हूँ कि हिट जाने वाला है, फिर उसके बाद एक सेकेंड पॉडकास्ट सिर्फ और सिर्फ हम एक चीज़ पे करेंगे, कैसे अपने शौक पूरे करो। उसके लिए तो आई थिंक मुझे लगता है आपको किसी बहुत ही शौकीन बंदे के पास जाना चाहिए। उतनी शौकीन मैं हूँ नहीं उतना जितना आपने लिया, क्योंकि बहुत लोग एस्पिरेशन उतने ही है जितने आपने ले रखे। तो अगर उस पर भी हम एक करेंगे, क्योंकि मैम, क्योंकि मैं देखता हूँ कि जैसे इम्पल्सिव बाइंग वुमेन से ही चालू होता है कि उन लोग कोई, और आपने इम्पल्सिव बाइंग के चक्कर में बहुत कुछ लिया भी है, बिल्कुल, और साथ में नेसेसिटी भी संभाला है, तो उस पर भी एक बार हम जरूर करेंगे। बट येस, ग्रेट मैम, थैंक यू सो मच, मज़ा आ गया मैम। एंड आई होप, थैंक यू सो मच देवेन, एंड आई होप कि इस पॉडकास्ट के थ्रू अगर मैं किसी की लाइफ में थोड़ा सा भी चेंज ला सकूं, चाहे वो किसी के हस्बैंड हो या इट्स द वुमन हरसेल्फ, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा यार कि मेरे को सुन के किसी को इंस्पिरेशन मिली, और मेरे को देख के किसी ने अपनी जर्नी शुरू की ऐसे। सी देयर, इट इज़ नेवर टू लेट टू इन्वेस्ट, इट इज़ नेवर टू लेट टू सेव, और इट इज़ नेवर टू लेट टू स्टार्ट समथिंग न्यू। ये भी हमने बहुत एग्जाम्पल सुने हैं। KFC के ओनर का एक बड़ा एग्जाम्पल हमने देखा कि उसने 65 साल की उम्र में KFC स्टार्ट किया था। मैं चाहती हूँ कि अभी औरतों के एग्जाम्पल्स भी हम देखने शुरू हो जाएं। तो अगर इससे किसी का भी थोड़ा भी मतलब 0.5% भी आई थिंक किसी को इससे कुछ किसी तरह की इंस्पिरेशन है, किसी तरह की हेल्प मिलती है, आई थिंक इट सर्व्स आवर पर्पस। करेक्ट। सो थैंक यू फॉर दैट। सुपर, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।